मारा। अचानक तेंदुआ लड़की का शरीर अकड़ गया और वो तुरंत आर्यन के शरीर पर बेहोश हो गई। आर्यन भी शांत हो गया और कहा, आह, अगर थोड़ी भी देर होती तो कुछ भी हो सकता था। तभी उससे कुछ मीटर की दूरी पर आग का एक स्तंभ निकला, जिससे वो इतना डर गया कि उसका शरीर कांप उठा। मैं मर नहीं सकता, मैं यहाँ नहीं मर सकता। मेरे पास अभी भी माँ है, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। मैं अभी मर नहीं सकता। मुझे अपने दादा को बचाने के लिए अभी भी ड्रैगन ब्लड चाहिए। मुझे सिंह परिवार को वापस खड़ा करना है। मुझे इरा के चेहरे पर थप्पड़ मारना है। मुझे तीनों स्तंभों को पैरों से कुचलना है। मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना है। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। मैं मर नहीं सकता। आर्यन गुस्से में चिल्लाया। उसका शरीर अचानक मुड़ गया। तेज हवा से उसकी आंखें लगभग खुल नहीं पा रही थीं। लेकिन अभी उस पर सोलस्टम तकनीक का प्रभाव था, तो वो बड़ी मुश्किल से देख सकता था कि नीचे जमीन पर कई विशाल गड्ढे थे जो लावा से भरे हुए थे और समय समय पर लावा गड्ढों से बाहर निकलकर आसमान तक आग का एक स्तंभ बना रहे थे। पानी, एक गड्ढे के बीच में पानी है। आर्यन का दिमाग गुस्से में हिसाब लगा रहा था। लावा से भरे हुए विशाल गड्ढों में से एक के बीच में थोड़ा पानी था। आर्यन ने तुरंत अपनी किंग कांग शील्ड और बैटल ड्रैगन आर्मर को सक्रिय किया। फिर एक हीरकुंडी पिल खाने के बाद अपने मन में सोचा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। उसने अपने सभी बचावों को सक्रिय कर दिया। उनकी गिरने की गति भी अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। अगर वो नीचे गिरा और अगर गड्ढे में पानी कम हुआ तो उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता था। वो केवल अपनी अच्छी किस्मत और भाग्य पर भरोसा कर सकता था। बूम! गड्ढों से धधकता हुआ लावा बादलों तक उछाल मार रहा था। गर्म लावा की लपटों की वजह से चारों ओर गर्मी बढ़ गई थी। यह इतनी गर्म शक्तियां थी कि आर्यन के मुंह से चिंखें निकलने लगी। आहा! पलक झपकते ही वो सीधे पानी के गड्ढे में गिर गया। गुलुलु गुलुलु! तेंदुआ लड़की को पकड़े हुए वो पानी के गड्ढे में बहुत तेजी से गिरा। उसकी किंग कांग शील्ड का बचाव टूटकर गिर गया। बैटल ड्रैगन आर्मर की रक्षात्मक शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो गई। क्रयू एनर्जी भी पूरी तरह से खर्च हो चुकी थी। उसकी सभी शक्तियां लगभग समाप्त हो चुकी थी। सौभाग्य से यह गड्ढा बहुत गहरा था, जो वो अभी भी जिंदा थे। हालांकि आर्यन की सभी शक्तियां और बचाव खत्म हो चुके थे, लेकिन इससे उसके शरीर पर चोटें नहीं लगी, लेकिन प्रभाव बहुत अधिक था और उसने गोता लगाना जारी रखा। गुलुलु गुलुलु! बूम! बाहर अभी भी धधकता हुआ लावा फूट रहा था, जो पानी को दिन की तरह रोशन कर रहा था। अचानक एक विशाल काली छाया उनके पास से गुजरी, जिसे देखकर आर्यन का दिल लगभग मुंह में आ गया। यह क्या है? तभी वो विशाल काली छाया एक बार फिर से दिखाई दी। इस बार आर्यन उसे साफ साफ देख सकता था। उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। यह एक खूंखार डिमन था, एक खूंखार डिमन बीस्ट, जिसके पूरे शरीर पर हड्डियों की नोकें थीं। वो डिमन बीस्ट उसे ही देख रहा था। उसकी दोनों आंखें हरे रंग की रोशनी से चमक रही थी और उसने अपने नाखूनों को ऐसे हिलाया जैसे वो हमला करने वाला हो। गुलुलु! डर के कारण आर्यन के मुंह से सांस निकली और पानी में बुलबुले उठे। तुरंत उसने अपने पैर हिलाए और जल्दी से तैरकर ऊपर की ओर बढ़ा। धिक्कार है, ये क्या बात हुई? मैं अभी एक मुसीबत से बचा नहीं कि दूसरी मुसीबत पल्ले बंध गई। उसने अपनी किस्मत को कोसा। यह पहली बार था जब आर्यन ने 10 लाख से अधिक एचपी वाले ऐसे डिमन का सामना किया था। उसने एक पल के लिए भी उसे मारने के बारे में नहीं सोचा। उसकी पहली प्रतिक्रिया वहां से भागने की थी। वो लंबे समय तक पानी में नहीं रह सकता और उसे यह भी नहीं पता था कि तेंदुआ लड़की के साथ क्या हो रहा था। इसलिए उसे जल्द से जल्द पानी से बाहर निकलना था। वो विशाल डिमन बीस्ट बिजली की तरह अपनी जगह बदल रहा था। आर्यन उसकी धुंधली छाया के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता था। इसके अलावा वो आर्यन के बारे में थोड़ा उत्सुक लग रहा था, जैसे उसने पहली बार इंसान जैसी कोई चीज देखी हो। इसलिए उसने उसे तुरंत नहीं खाया। इसके बजाय वो उसके साथ खेल रहा था। यह एक बिल्ली द्वारा चूहे को पकड़ने जैसा था। पहला काम जो उसने किया वो उसे खाना नहीं था, बल्कि उससे खेलना था जब तक कि उसके पास विरोध करने की शक्ति नहीं थी।
आर्यन जितनी जल्दी हो सके तैरता रहा। उसने अपने मन में स्नो व्हाइट से कहा, स्नो व्हाइट, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? स्नो व्हाइट ने तुरंत कहा, मास्टर, मैं अपनी डिवाइन बीस्ट शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आर्यन पहले ही देख चुका था कि उसकी डिवाइन बीस्ट की शक्तियां कैसी थी। वो अभी भी उस सदमे से उभरा नहीं था। बिल्कुल नहीं। अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता है तो उसके बारे में बताओ, वरना मुंह बंद रखो और डिवाइन बीस्ट की शक्तियों जैसा शब्द तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। स्नो व्हाइट एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन मेरे पास एक खतरनाक हमला है। भाड़ में जाओ। आर्यन ने उसे अपने दिल में बुरी तरह से कोसा। वो खुद को पानी की सतह के करीब और करीब होते देख रहा था। हालांकि डिमन बीस्ट की नजरों को देख वो बता सकता था कि वो हमला करने के लिए तैयार था। असहाय होकर आर्यन ने कहा, आगे बढ़ो और अपने खतरनाक हमले का इस्तेमाल करो। लेकिन अगर तुमने फिर से पीछे से हवा छोड़ी या फिर गंदगी निकाली तो मैं इस डिमन बीस्ट के मारने से पहले तुम्हें पीट पीट कर मार दूंगा। वो वास्तव में फिर से ऐसा होता हुआ नहीं देखना चाहता था। स्नो व्हाइट ने आत्मविश्वास से कहा, मास्टर, आप बस देखो। इतना कहकर वो तुरंत सिस्टम स्पेस से बाहर निकला। लेकिन गुलुलु गुलुलु बाहर निकलते ही वो डूबने लगा। मास्टर, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता। गुलुलु आह आह आह। स्नो व्हाइट ने पानी में खांसते और डूबते हुए मदद के लिए चिल्लाया। वो अपने चारों हाथों पैरों को बिना रुके चला रहा था। कुछ देर तक जूझने के बाद उसकी आंखें सफेद हो गईं। डिवाइन बीस्ट की शक्तियां, बस एक हमला, क्या यही तुम्हारा खतरनाक हमला है? तुम वास्तव में एक कमीने कुत्ते हो। आर्यन अवाक था। भले ही यह बेहद कड़वा था, लेकिन वो वहां नहीं रुक सकता था। उसने एक हाथ से स्नो व्हाइट को पकड़ा और एक हाथ से तेंदुआ लड़की को और अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर तैरने लगा। मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? यह किस तरह का मूर्ख डिवाइन बीस्ट मुझे मिला है? इससे अच्छा तो मुझे कोई कुत्ता या बिल्ली मिल जाती तो मैं उनसे कोई उम्मीद तो नहीं रखता। आर्यन फिर से अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगा। जब उस डिमन बीस्ट ने स्नो व्हाइट को देखा तो उसका शरीर हल्का सा कांप गया और फिर उसके शरीर की सभी हड्डियां अचानक उठ खड़ी हुई और उसका शरीर आकार में दोगुना हो गया। इसके बाद वो बुरी तरह से चीखते चिल्लाते हुए आर्यन की ओर बढ़ा। स्नो व्हाइट के शरीर की आभा ने उसे डरावना बना दिया, लेकिन साथ ही इसने उसे उत्साहित भी कर दिया। अब वो बेहद हिंसक हो चुका था। अब सब कुछ खत्म। मैं बाघेंद्र से बड़ी मुश्किल से बचा। मैं नीचे लावा के गड्ढों में गिरने से लगभग बाल बाल बचा, लेकिन फिर भी मैं नहीं बचने वाला, क्योंकि अब ये खतरनाक डिमन बीस्ट मेरे पीछे पड़ गया है। आर्यन के दिल में निराशा भर गई और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। वास्तव में उसके पास इस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसका शरीर घायल हो गया था और थक चुका था। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा उसे स्नो व्हाइट और तेंदुआ लड़की को भी अपनी पूरी ताकत से ऊपर खींचना पड़ रहा था। तेंदुआ लड़की पहले ही बेहोश हो चुकी थी। स्नो व्हाइट भी एक मृत कुत्ते में बदल गया था। इन परिस्थितियों में आर्यन के पास वास्तव में बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्या मैं फिर से ऐसे ही मरने वाला हूँ? आर्यन का दिल निराशा, दुख, दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। मुझे अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। मैं अभी इस दूसरी दुनिया में आया हूँ। अभी तो मुझे शक्तिशाली बनना है और वापस अपनी दुनिया में जाना है। मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। वो गुस्से में था। उसका गुस्सा उसके दिमाग से जुड़ा हुआ था। दिमाग उसकी चेतना के सागर से जुड़ा हुआ था। किसी कारण से चेतना का सागर आध्यात्मिक शून्य चक्र से जुड़ा हुआ था, जिसने उसके लक मूल्य को सक्रिय किया, जो सीधे ड्रैगन स्लेयर से जुड़ गया। अचानक ड्रैगन स्लेयर ने एक अत्यंत अत्याचारी आभा जारी की। आभा के एक झटके के साथ एक अदृश्य शक्ति बाहर निकल गई। ड्रैगन स्लेयर की खतरनाक शक्तियों की वजह से डिमन बीस्ट एक पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से उनका पीछा करने लगा। हालांकि ड्रैगन स्लेयर की खतरनाक आभा अभी भी पानी की गहराई में फैल रही थी। जैसे ही डिमन बीस्ट आर्यन को निगलने वाला था, तभी पूरे पानी में खौफनाक शक्तियां फैल गई। पानी की गहराई में एक बड़ी आंख धीरे से खुल गई।
मानो यह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को खिसका रहा था। उस आंख की चौड़ी पुतलियां सुनहरे रंग की थी और उससे निकलने वाला शक्तियों ने एक पल के लिए पानी में सब कुछ रोक दिया था। अचानक आर्यन को निगलने वाले डिमन बीस्ट का शरीर सिकुड़ गया। फिर वो वहां से दुम दबाकर भाग गया, जैसे उसने कोई भूत देखा हो, और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। आर्यन ने भी पानी की गहराई से निकलने वाली शक्तियों को महसूस किया। आग के गोले जैसी उस आंख को देखकर उसका दिल घबराया हुआ था। ड्रैगन। दूसरी तरफ चट्टान के ऊपर बाघेंद्र असाधारण रूप से गुस्से में था। वो कमीना कुत्ता और कुतिया दोनों नीचे गिरकर मर गए। यह उनके लिए बहुत आसान मौत है। मैं उन्हें जीवित देखना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें अपने हाथों से मार सकूं। बाघेंद्र बहुत ज्यादा नाखुश था। वो अब तक उन दोनों को मार चुका होता, लेकिन इसके बजाय वो खुद ही मरने से बाल बाल बचा था। वो तो शुक्र है कि उसने फायर ईगल को वापस चट्टान पर उड़ने के लिए मजबूर कर दिया, वरना वो भी नीचे लावा में गिरकर मर चुका होता। नीचे जाओ और उन्हें खोजो। मुझे उनका शरीर चाहिए, चाहे जीवित या फिर मृत। वो डिमन सेना के झंडे पर आर्यन का सिर लटकाना चाहता था और अपने बेटे की मृत्यु को श्रद्धांजलि देने के लिए आर्यन के खून का उपयोग करना चाहता था। और तेंदुआ लड़की, वो उसे कैसे जाने नहीं दे सकता था। उसका बेटा उसे बहुत पसंद करता था। अगर वो मर चुकी है तो क्या हुआ, तो भी वो उसे अपने बेटे के बगल में दफन करवाना चाहता था। एक उग्र बाघ योद्धा ने उत्सुकता से कहा, प्रमुख, डिमन सेना पहले ही इकट्ठा हो चुकी है। वो लोग सिंह परिवार की सेना पर हमला करने के लिए अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ प्रमुख, वो मर चुके होंगे। प्रमुख, मृत लोगों को छोड़कर आपको जीवित लोगों पर ध्यान देना चाहिए। डिमन सेना लगभग इकट्ठा हो गई थी। उनका नेतृत्व बाघेंद्र करने वाला था। अगर वो वहां मौजूद नहीं होगा तो वो पहले ही आधा हार चुके होंगे और आधा सिंह परिवार की सेना उन्हें मारकर हरा देगी। वो एक पुरानी कहावत है ना, चाहे सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक सेनापति के बिना सेना कभी भी भटक सकती है। बाघेंद्र ने ड्रैगन घाटी की ओर देखा, अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और आकाश की ओर देख बेतहाशा हंसा। आलोक सिंह, क्या तुमने यह देखा? तुम्हारा बेटा मेरे हाथों मारा गया है। एविल डिमन संत, क्या तुमने यह देखा? तुम्हारा बेटा मेरे हाथों मारा गया। हा 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 हा। बस इंतजार करो। हफ 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 हफ। आर्यन पानी के गड्ढे के किनारे पर लेटा हुआ था और एक बछड़े की तरह सांस ले रहा था। थोड़ा ठीक होने के बाद उसने तेंदुआ लड़की की छाती पर कपड़ों को थोड़ा ढीला किया और दोनों हाथों से उसकी छाती पर दबाने लगा ताकि उसकी सांसें वापस आ सकें और पानी बाहर निकल सकें। ओह ओह, थू थू थू। तेंदुआ लड़की के मुंह से पानी बाहर निकला और धीरे धीरे होश में आ गई। उसने कमजोर नजर से अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। आर्यन भाई, क्या हम मर चुके हैं? आर्यन हंसने लगा। यहाँ मेरे साथ तुम्हें खुद यमराज भी लेने नहीं आ सकता। फिर आर्यन ने स्नो व्हाइट की ओर देखा, जिसकी आंखें सफेद हो गई थीं। शरीर के सभी अंग ऊपर की ओर थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर गया हो। अब नाटक करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें लात मारकर वापस पानी में फेंक दूंगा। ही स्नो व्हाइट तुरंत बेशर्मों की तरह हंसते हुए खड़ा हो गया। मास्टर, यह मेरी गलती है। यह वास्तव में मेरी गलती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पानी में अपना हमला इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तैर नहीं सकता और मैं बहुत घबरा गया था। अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार मैं निश्चित रूप से अपने बड़े हमले का इस्तेमाल करूंगा। मास्टर, क्या तुम मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकते? अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुमने ऐसा क्यों किया? आर्यन ने स्नो व्हाइट के पिछवाड़े पर थप्पड़ मारते हुए कहा। यहाँ अभी भी बाहरी लोग हैं। तुम्हारी वजह से मैं अपनी सारी इज्जत खो चुका है। क्या तुम अपने मास्टर की ऐसी इज्जत बनाओगे? आर्यन ने उसे एक और थप्पड़ मारते हुए कहा। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ। आर्यन पीछे नहीं हटा और चिल्लाया, क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ गरिमा भी बची है? तुमने मुझे बड़े हमले के नाम पर बार बार बेवकूफ बनाया। अगर तुमने फिर से ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे छोटा भाई को काट दूंगा। इसके साथ आर्यन ने स्नो व्हाइट को छोड़ दिया
उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुमने फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की तो तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। हालांकि आर्यन ने भले ही ऐसा कहा हो, लेकिन यह सिर्फ स्नो व्हाइट को डराने के लिए था। उसकी वजह से वो 2 बार मरते मरते बचा था और दोनों बार ही जिंदगी और मौत का सवाल था। अगर वो उसे सबक नहीं सिखाता तो वो अपना सबक कभी नहीं सीखता और फिर से ऐसा कुछ हो सकता था। स्नो व्हाइट ने खुद को दोषी मानते हुए सिर हिलाया। मुझे पता है, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मेरे पास वास्तव में एक बड़ा हमला है। यह सुनकर आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। तुम अभी भी बड़े हमले की बात कर रहे हो? स्नो व्हाइट में कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई और उसने अपने मन में सोचा, मास्टर, मैं वास्तव में एक बड़ा हमला कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि मैं पानी में तैर नहीं सकता और अपने बड़े हमले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह बहुत निराशाजनक है। मास्टर, बस रुकिए, जल्दी या बाद में मैं आपको चौंका दूंगा। हम इसके तुरंत बाद वो गुस्से में वापस पेट सिस्टम में चला गया। चौथा आत्मा पत्थर निकाला और उसे अपने मुंह में रख लिया और अपने मन में सोचा, मैं निश्चित रूप से आपको चौंका दूंगा, मैं निश्चित रूप से एक बड़ा हमला करूंगा, मैं निश्चित रूप से, मैं स्नो व्हाइट अपने छोटे भाई की कसम खाता हूँ। आर्यन ने भी खुद को थोड़ा दोषी महसूस किया। अभी उसको थप्पड़ मारने की सजा बहुत भारी थी। इसके बाद उसने पेट सिस्टम में देखा, स्नो व्हाइट को कुछ खा रहा था। वो पूछने से खुद को रोक नहीं सका, तुम क्या खा रहे हो? स्नो व्हाइट ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और तुरंत अपना सिर हिलाया। आर्यन को लगा उसने गुस्से में मुंह फुलाया हुआ है, तो उसने आगे कुछ नहीं पूछा और कहा, मैं अभी गलत था, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे खेद है। स्नो व्हाइट की आंखें हिल गईं। वो इतना हिल गया कि उसकी आंखें आंसू से भर गईं, उसके चेहरे पर आंसू टपकने लगे। उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, हाँ मास्टर हूँ। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से आत्मा पत्थर का पाउडर गिर गया। यह देखकर आर्यन घबरा गया और बोला, यह क्या है? स्नो व्हाइट का चेहरा सफेद हो गया और उसने तुरंत कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आत्मा पत्थर, मेरे आत्मा पत्थर, 50 आत्मा पत्थर। आर्यन ने सोचा कि कैसे मेघा ने नीलामी में 50 आत्मा पत्थरों के बदले उच्च श्रेणी के तालिस्मानी कागज खरीदे थे। 50 आत्मा पत्थरों की कीमत 5 करोड़ सोने के सिक्के थे। इसके अलावा आर्यन ने सोच रखा था कि वो उन्हें वापस मेघा को दे देगा। आखिर उसे संप्रदाय में आत्मा पत्थरों की जरूरत थी। हालांकि किसने सोचा होगा कि 1 महीने की छोटी सी अवधि में 50 में से केवल 3 आत्मा पत्थर बचे होंगे। तुरंत हैरान रह गया यह देखकर कि 50 में से केवल 3 आत्मा पत्थर बचे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा, स्नो व्हाइट, बाहर आओ, बाहर आओ। ठीक है, यह सिर्फ आत्मा पत्थर हैं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, चिंता मत करो। स्नो व्हाइट पेट सिस्टम के सबसे गहरे कोने में सिकुड़ कर बैठ गया और कहा, मास्टर, मैं अब आपको और भाभी को परेशान नहीं करूंगा, मैं यहाँ ठीक हूँ। बाहर आओ, आर्यन चिल्लाया। स्नो व्हाइट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ, अभी मुझे सोना है। इतना बोलने के तुरंत बाद उसका शरीर मुड़ गया और वो जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। आर्यन इतने गुस्से में था कि वो पेट सिस्टम में अंदर जाना चाहता था और स्नो व्हाइट की खाल खींचना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आत्मा पत्थर खाने की? जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तुम कमीने कुत्ते कहीं के, तुम किसी काम के नहीं हो, ना तुम्हारे पास कोई बड़ा हमला है, ना तुम कोई डिवाइन बीस्ट हो। तुम मुझे 50 लाख वापस दो। आज से पहले वो एक अमीर आदमी था, लेकिन स्नो व्हाइट की वजह से वो एक झटके में गरीब बन गया। इसके अलावा सर्वजीत सिंह से मिले 50 लाख सोने के सिक्के भी उसने चाचा जी को वापस कर दिए थे। वर्तमान में वो फिर से एक गरीब बन गया था। क्या मेरी किस्मत में ही ऐसा कोई निकम्मा डिवाइन बीस्ट लिखा था? आर्यन रोना चाहता था, लेकिन कोई आंसू नहीं निकला। तेंदुआ लड़की ने आर्यन के गुस्से से भरे चेहरे को देखा और पूछा, आर्यन भाई, क्या बात है? आर्यन झुका और तेंदुआ लड़की की गोद में अपना सिर रखते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए सहारा दो, मैं रोना चाहता हूँ।
तेंदुआ लड़की ने कहा, आर्यन भाई, फायर ईगल का क्या हुआ? क्या हमें उसको ढूंढना नहीं चाहिए? हाँ, मैं इस बारे में तो लगभग भूल ही गया था। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया और अपने दिल में स्नो व्हाइट पर चिल्लाया, मैं तुम्हें अभी के लिए जाने दूंगा, तुरंत पता करो कि फायर ईगल कहाँ है। स्नो व्हाइट ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे माफ कर दिया गया हो और कहा, ठीक है मास्टर। 3 सेकंड बाद स्नो व्हाइट ने कहा, मास्टर, 1000 मीटर आगे एक कमजोर आभा है। फायर ईगल वहां होना चाहिए। जल्दी चलो, आर्यन ने तेंदुआ लड़की से कहा और तुरंत भागने लगा। यह फायर ईगल थी। बाघेंद्र के हमले की वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और उसी की वजह से उसे जबरदस्ती ऊपर की ओर उड़ान भरनी पड़ी। जैसे ही बाघेंद्र उसको छोड़कर चट्टान के ऊपर कूदा तो वो घायल अवस्था में नीचे गिर गई। सौभाग्य से कुछ पेड़ पौधों और शाखाओं ने उसे गिरने से बचा लिया और वो अभी भी जीवित थी। जैसे ही आर्यन उसके पास पहुंचा, उसने एक उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल निकाली और फायर ईगल को निगलने के लिए दी। फिर उसे सांत्वना देते हुए कहा, यह ठीक है, यह ठीक है, यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। हील पिल के ठीक होने की गति बहुत तेज थी। फायर ईगल की चोटें थोड़ी ठीक हो गई थीं, उसका जीवन अब खतरे में नहीं था। हालांकि उसके लिए फिर से उड़ान भरना पहले से ही असंभव था। उसके पंखों को ठीक होने में कम से कम आधे महीने का समय लगेगा। फायर ईगल ने कृतज्ञता से कहा, मास्टर धन्यवाद। आर्यन ने खुद को दोषी मानते हुए कहा, नहीं, तुम्हें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारी यह हालत हुई, मुझे तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। फायर ईगल ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आपने मेरे बच्चों को बचाया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, थोड़ी देर आराम करो, आर्यन ने कहा। फिर तेंदुआ लड़की की ओर मुड़ा और उससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। तेंदुआ लड़की ने कहा, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक हम उड़ नहीं सकते, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके अलावा यह दुष्ट वर्जित क्षेत्र है। अगर दुष्ट ड्रैगन पूर्वज अभी भी यहाँ है तो वो हम सबका अच्छे से भोजन करेगा। आर्यन ड्रैगनों की तलाश करने के लिए ही वीरान पर्वत श्रृंखला के सैकड़ों हजारों बंजर पहाड़ों में आया था। उसने पानी में जो खतरनाक शक्तिशाली आंख देखी थी, उसको पूरा यकीन था कि वो एक ड्रैगन था। लेकिन वो पानी में छिपा हुआ एक ड्रैगन था। इसका मतलब वो एक वाटर ड्रैगन है। लेकिन तेंदुआ लड़की ने तो कहा था कि वो एक फायर ड्रैगन है, आर्यन ने अपने मन में सोचा। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह का ड्रैगन है। मुझे सिर्फ उसका ड्रैगन ब्लड चाहिए ताकि मैं दादाजी को बचा सकूं। इतना सोचने के बाद उसने तेंदुआ लड़की से कहा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यह कहकर वो वहां से निकल गया। ड्रैगन घाटी के दोनों किनारों पर ऐसी चट्टानें थीं जिन पर बंदर भी चढ़ नहीं सकते थे। आर्यन की तो बात ही छोड़िए। ड्रैगन घाटी के दोनों किनारों के बीच में एक उबड़-खाबड़ समतल मैदान था। इसका उबड़-खाबड़ होने का कारण यह था कि ये सभी गहरे गड्ढे ड्रैगन के पैरों के बड़े-बड़े निशान थे। कुछ गहरे गड्ढों में पानी था तो कुछ लावा से भरे हुए थे। इसके अलावा इन गहरे गड्ढों के किनारे पर लावा से भरी कुछ गुफाएं थीं। गुफाएं बहुत संकीर्ण थीं और किसी भी समय गर्म धधकते हुए लावा को ऊपर उछालती थी। धधकता हुआ लावा, ड्रैगन के पैरों के निशान, पानी, इन सब के कारण आर्यन का दिल थोड़ा कांप उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ 2 ड्रैगन हो? एक वाटर ड्रैगन और दूसरा फायर ड्रैगन? या? आर्यन ने अपना सिर हिलाया और अपने मन में सोचा, असंभव। इसके अलावा आर्यन को यकीन था कि यहाँ कोई 8 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ तो पश्चिमी दुनिया के छिपकली ड्रैगन होने चाहिए। आर्यन अपने मन में दृढ़ था। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह का ड्रैगन था। उसे बस ड्रैगन ब्लड से मतलब था। जब तक उसे ड्रैगन ब्लड मिलता है तो वो किसी भी ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार था। इसके अलावा पश्चिमी दुनिया के छिपकली ड्रैगन पूर्वी ड्रैगन के समान स्तर पर नहीं थे। अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए आर्यन धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा था। पेटू, क्या तुम अपने आसपास कुछ और महसूस कर सकते हो? क्योंकि उसने अपने बड़े हमले का 2 बार उपयोग नहीं किया और उसे दंडित किया गया।
और क्योंकि उसने गुप्त रूप से इतने सारे आत्मा पत्थर खाए थे तो स्नो व्हाइट दिखावा करना चाहता था और आर्यन को खुश करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना चाहता था। आर्यन के शब्दों को सुनकर स्नो व्हाइट ने तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उन्हें पूरे इलाके में फैला दिया। लगभग आधे मिनट बाद उसने कहा, मास्टर, घाटी में कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन घाटी की गहराई में एक विशाल गुफा है। वो ज्यादा दूर भी नहीं है, फिर भी मुझे गुफा में कुछ महसूस नहीं हो रहा है। गुफा। आर्यन के दिल की धड़कन रुक गई। चलो पहले गुफा के अंदर एक नजर डालें। आर्यन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन उतना ही ज्यादा उत्साहित भी था। एक गुफा का सीधा मतलब था कि वहां कोई ड्रैगन हो सकता है। उसने सिंह परिवार की कुछ पुरानी किताबों में पढ़ा था कि ड्रैगन ज्यादातर गुफाओं में रहना पसंद करते हैं और अपने अस्तित्व को लगभग छिपा कर रखे थे। जब तक उन्हें कोई परेशान नहीं करता है तब तक वो शांत रहते हैं। लेकिन यह बस कुछ किताबों में लिखी हुई बातें थी और आर्यन को सिंह परिवार के पूर्वजों और उनके लेखकों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। लेकिन बस एक बात ने उसे थोड़ा उत्साहित किया कि स्नो व्हाइट वहां कोई शक्तियां महसूस नहीं कर पा रहा था। आर्यन गुफा की दिशा में चला गया। जैसे ही वो गुफा से लगभग 10 मीटर दूर था, अचानक एक आवाज आई। यह एक ड्रैगन की जोरदार गर्जना थी। गुफा से धधकती और खतरनाक शक्तियां बाहर निकली, जिनसे आर्यन के लिए स्थिर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। इसके तुरंत बाद बूम बूम बूम, पूरी घाटी हिलने लगी और घाटी के सभी गड्ढों में लावा बादलों तक उछाल मारने लगा। पानी अपने आप उबल गया और धरती हिल गई, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। भाई आर्यन, तभी वहां तेंदुआ लड़की की आवाज सुनाई दी, जो फायर ईगल के साथ आर्यन का पीछा करते हुए वहां पहुंच गई थी। बूम बूम, तभी वहां दोनों तरफ की पहाड़ियों से चट्टानें फिसलकर लुढ़कने लगी। आर्यन ने देखा कि तेंदुआ लड़की के सिर पर एक बड़ा पत्थर गिरने वाला है। उसने तुरंत एक हीरकुंडी पिल खाई, अपना ड्रैगन स्लेयर बाहर निकाला, एक छलांग लगाई और विशाल पत्थर को टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद उसने फायर ईगल को सहारा दिया और कहा, तुम पहले गुफा में प्रवेश करो। पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें फिसल रही थी, बाहर रुकना बहुत ज्यादा खतरनाक था। जैसे ही वो लोग अंदर गुफा में पहुंचे, उसी वक्त पहाड़ी से एक विशाल चट्टान ढहकर गुफा के प्रवेश द्वार पर गिरी, जिससे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। तेंदुआ लड़की का चेहरा काला हो गया। आर्यन भाई, अब हम क्या करें? आर्यन ने कुछ बार कोशिश करने के लिए ड्रैगन स्लेयर का इस्तेमाल किया, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर एक भूस्खलन हुआ था। आर्यन ने भौहें उठाकर कहा, अब एकमात्र रास्ता है उस ड्रैगन को ढूंढना और उसे हमें बाहर निकालने देना। यही एक रास्ता था। इसके अलावा उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि गुफा का रास्ता बंद हो गया है या नहीं, क्योंकि उसे ड्रैगन को ढूंढने और उसका ड्रैगन ब्लड लेने से मतलब था। तेंदुआ लड़की दंग रह गई। आर्यन भाई, क्या वास्तव में यहाँ कोई ड्रैगन है? क्या यह वही दुष्ट ड्रैगन पूर्वज हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। तुम फायर ईगल के साथ यहीं मेरा इंतजार करना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन भाई, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। तेंदुआ लड़की ने आर्यन के कपड़ों के कोने को खींचा, उसकी ओर देखते हुए अपनी आंखें झपकाईं और सहज भाव से कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं और यह बेहद दयनीय था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका परिवार और कबीला खत्म हो चुका था और वो केवल आर्यन का अनुसरण करना चाहती थी। आर्यन से उसे सुरक्षा की भावना महसूस होती थी। आर्यन ने फायर ईगल की ओर देखा। फायर ईगल ने कहा, मास्टर, मैं ठीक हूँ, आप लोग जा सकते हैं। तो ठीक है, आर्यन ने तेंदुआ लड़की का हाथ खींचा और कहा, चुपचाप मेरे पीछे चलना, इधर उधर मत भागना, यहाँ बहुत खतरा है। तेंदुआ लड़की बहुत जंगली थी। आर्यन को वास्तव में डर था कि वो डिमंस को भड़काने के लिए इधर उधर घूमेगी, जैसे उसने बाहर किया था। तेंदुआ लड़की ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हूँ और हाँ, यह मत भूलना कि आप मेरे पति हैं, इसलिए अब मैं आपकी हर बात मानूंगी ही। पति आर्यन भौचक्का खड़ा रह गया।
तेंदुआ लड़की उससे पहले ही आगे निकल चुकी थी। उसने आर्यन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, पति तुम अभी भी वहां किस लिए खड़े हो, जल्दी करो। आर्यन अजीब तरह से मुस्कुराया और अपने आप में सोचा, वो मासूम और खुश तेंदुआ लड़की फिर से वापस आ गई है। दरअसल तेंदुआ लड़की कुछ नहीं भूली नहीं। यह बस इतना था कि वो आर्यन के सामने थोड़ी खुश दिखना चाहती थी ताकि वो उसके बारे में चिंता न करे। एक नादान लड़की कुछ ही दिनों में परिपक्व हो गई थी। हालांकि तेंदुआ लड़की हमेशा आर्यन के सामने एक मासूम लड़की होने का नाटक करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि आर्यन को उसकी मुस्कान देखना पसंद है। आर्यन ने तुरंत उसका पीछा किया ताकि वो कुछ उल्टा सुल्टा ना कर दे और स्नो व्हाइट से पूछा, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? स्नो व्हाइट ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह गुफा बहुत बड़ी है, यह एक भूमिगत भूल भुलिया की तरह है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो गहराई में चलते हैं। तेंदुआ लड़की ने आर्यन का हाथ खींचा और कहा, पति क्या हम वास्तव में दुष्ट पूर्वज की तलाश करने जा रहे हैं? आर्यन ने तेंदुआ लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, नहीं, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। मुझे उसका खून लेना है और केवल उसे ढूंढने से ही हम बच पाएंगे। ओह, तेंदुआ लड़की ने कहा, क्या आप उसे मार देंगे? ओह, आर्यन हंस पड़ा, मुझे भी नहीं पता। ओह, फिर तेंदुआ लड़की ने कुछ सोचा और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसे बिना मारे ही काम करा ले? अगर तुम कह रही हो तो मैं उसे नहीं मारूंगा, आर्यन ने हंसते हुए कहा। उसे नहीं लगा कि तेंदुआ लड़की के हाव भाव में कुछ गड़बड़ है। उसकी नजरों में वो बहुत दयालु थी। तेंदुआ लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पति इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। आर्यन ने उसकी मुस्कान को देखा और खुशी महसूस की और कहा, पति तुम मुझे अपना असली पति कब बनने दोगी? तेंदुआ लड़की एक पल के लिए चौंक गई। वो रुक गई और आर्यन की ओर देखा और सीधे पूछा, क्या आपको मेरा शरीर चाहिए? उसने यह सवाल सीधे ही पूछ लिया था, जिससे आर्यन का दम घुट गया। उसने तो बस ऐसा मजाक में कहा था। तेंदुआ लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप यह कर सकते हैं। वो आर्यन स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत तेंदुआ लड़की का हाथ खींचा और कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। तेंदुआ लड़की बहुत सीधी थी। आर्यन ने तो बस ऐसे ही मजाक में कह दिया था। तेंदुआ लड़की अंदर ही अंदर मुस्कुराई और अपने मन में सोचा, आर्यन भाई, मुझे पता था कि आप ऐसे नहीं हैं। हालांकि इसके बारे में सोचते हुए उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म होने लगा था और खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर ड्रैगन घाटी के बाहर डिमंस की सेना इकट्ठा हो चुकी थी। बाघेंद्र एक डिमन भालू पर सवार था। उसने अपने चेहरे पर एक उग्र बाघ का मुखौटा पहने हुआ था। उसके हाथ में खोपड़ी से बना एक हथियार था, जिसे आसमान की ओर लहराते हुए उसने गर्जना करते हुए कहा, डिमन सेना तैयार हैं। हाँ 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 हाँ। 1,00,000 डिमंस की सेना की आवाजों ने आसमान हिला दिया, जिससे आसपास के डिमन बीस्ट डर से इधर उधर भागने लगे। जंगल की गहराई में ओजस की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वो गंभीर दिखने लगा। सेनापति व्हाइट, हमें क्या करना चाहिए? अलका ने एक पल के लिए सोचा। उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने अपने मन में कहा, आलोक, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें निराश किया। वो केवल पृथ्वी को सूचित करने के लिए अंधेर घाटी लौट सकती थी और उसे युद्ध की तैयारी के लिए सिंह परिवार की सेना को इकट्ठा करने के लिए कह सकती थी। अगर उसने थोड़ी सी भी देर की तो बाघेंद्र डिमन की सेना के साथ सिंह परिवार की सेना पर हमला कर देगा। चाहे कुछ भी हो, अलका एक अनिर्णायक महिला नहीं थी। इस बारे में सोचे बिना कि उसने क्या फैसला किया था, वो तुरंत मुड़ गई और कहा, अंधेर घाटी वापस चलो और युद्ध की तैयारी करो। अपने युद्ध घोड़े पर सवार होकर अलका ने अपने मन में सोचा, आर्यन, तुम्हें जीवित रहना ही होगा। पिछले 1 दशक से डिमंस की सेना फ्लेन वैली में छिपी हुई थी। सिंह परिवार की सेना ने सोचा कि डिमन सेना डर चुकी है और अब सिंह परिवार की सेना के खिलाफ नहीं लड़ सकती है। इसी कारण से पिछले कई वर्षों से सिंह परिवार की सेना ने सुरक्षा में काफी ढील दे दी थी। अगर डिमन सेना ने अचानक हमला किया तो सिंह परिवार की सेना को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा।
फिर 1,00,000 डिमन की सेना सीधे फायर ग्लास शहर पर हमला करेगी। सबसे पहले इसका खामियाजा सिंह परिवार को भुगतना पड़ा। अलका जानती थी कि डिमन सेना का नेतृत्व करने वाला बाघेंद्र सिंह परिवार से बहुत ज्यादा नफरता करता था। अगले दिन पृथ्वी अंधेर घाटी में एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था और अलका और घुड़सवार सेना को वापस लौटते हुए देख रहा था। यह देखकर कि वो आर्यन को वापस नहीं लाई, उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लगता है कि वो कचरा वहीं मर गया। हम यही तुम्हारा भाग्य है। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ पृथ्वी ने कहा, आलोक, तब तुमने अलका का दिल तोड़ दिया था और अब तुम्हारा बेटा सैकड़ों हजारों बंजर पहाड़ों में मारा गया। यह तुम्हारे कर्मों की सजा है। धम धम धम। जैसे ही अलका ने अंधेर घाटी में प्रवेश किया, उसने तुरंत युद्ध का ढोल बजाया। पृथ्वी का चेहरा काला हो गया और तुरंत पहाड़ी से नीचे कूद गया। युद्ध के ढोल किसने बजाए? क्या हुआ? क्या हो रहा है? ढोल क्यों बज रहे हैं? सेनापति व्हाइट वापस आ गई है। अंधेर घाटी का मुख्यालय। अलका ने उन्हें वो सब कुछ बताया जो उसने देखा था। पूरी बात सुनने के बावजूद भी पृथ्वी ने बस इतना पूछा, अलका, तुमने क्या कहा कि वो लड़का अभी तक मरा नहीं है? अभी उसे केवल आर्यन के जिंदा होने और ना मरने की ज्यादा फिक्र थी। यह सुनकर अलका को गुस्सा आ गया और उसने कहा, पृथ्वी, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम इससे निराश हो कि आर्यन अभी तक मरा नहीं है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंह परिवार की सेना को दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए जुटाया जाए। पृथ्वी की पलकें ऊपर की ओर उठ गई और उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, 16 साल पहले भी तुमने ऐसा ही किया था, जब तुमने आलोक की वजह से ऐसा किया था, और इस बार उसके बेटे की वजह से। हम अलका, क्या तुम पिछली बार की सजा भूल गई हो? पिछली बार आलोक को बचाने के लिए अलका ने सैन्य स्थिति के बारे में झूठ बोला था। उस समय उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसके दिल में केवल आलोक था। वो उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। उस वक्त उसे सेना से झूठ बोलने की सजा के तौर पर 300 कोड़े पड़े थे और आधे साल के लिए एक गुफा में बंद कर दिया गया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का कभी पछतावा नहीं हुआ। अलका चौंक गई। उसने पृथ्वी की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आर्यन के लिए फिर से सैन्य स्थिति के बारे में झूठ बोलूंगी? क्या ऐसा नहीं है? पृथ्वी की आंखें चमक उठीं, उसकी आभा बेहद कठोर हो गई और वो चिल्लाया, अलका, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सैनिकों को नहीं भेजूंगा। अलका ने बलदेव और अतुल की ओर देखा, लेकिन उनका भी एक जैसा हाव भाव था और उन्होंने भी अपना सिर हिलाते हुए साफ मना कर दिया। तीनों में से किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। धम। अलका ने सीधे घुटने टेक दिए और कहा, मुझे पता है कि आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं कसम खाती हूं कि मैंने इस बार डिमन सेना के बारे में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। 1,00,000 डीमन की सेना जल्द ही फ्लेम वैली से बाहर निकलेगी और सीधे अंधेर घाटी की ओर बढ़ेगी। अगर हमने जल्दी नहीं की तो हम अपना बचाव खो देंगे और फिर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यह फिर से एक चाल है। पृथ्वी के दिल में दर्द हो रहा था और अपने चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ उसने कहा, पिछली बार तुमने आलोक के लिए पुराने सेनापति के सामने घुटने टेक दिए थे। अभी इस बात को ज्यादा दिन नहीं बीते कि तुम अब उसके बेटे के लिए घुटने टेक कर बैठी हो। अलका, क्या तुम्हारे घुटने बेकार हैं? यह मत भूलना कि तुम सिंह परिवार की सेना का हिस्सा हो। फिर तुम ऐसे किसी के लिए घुटने कैसे टेक सकती हो? पृथ्वी की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। अलका खड़ी हुई और बुरी तरह से हंसने लगी और कहा, क्या तुम तीनों सच में सेना भेजने के लिए तैयार नहीं हो? तीनों कुछ नहीं बोले। पृथ्वी ने कहा, अलका, ऐसा नहीं है कि हम सैनिकों को भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सिर्फ इतना है कि सिंह परिवार की सेना कचरे के एक टुकड़े के कारण सैनिकों को नहीं भेजेगी। क्या तुम बस इतनी सी बात को नहीं समझ पा रही हो? अचानक अलका ने एक गहरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, पृथ्वी, तुम बार बार कह रहे हो कि आर्यन एक कचरा है, आर्यन एक कचरा है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कोई टूटी हुई पसंदियों के साथ, बिगड़ी हुई नसों के जंजाल के साथ, शून्य ड्रैगन के साथ अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है?
और क्या तुम्हें लगता है कि कोई 1 साल के भीतर युद्धात्मा स्तर पर पहुंच सकता है? क्या तुम्हें लगता है इतनी कम शक्तियों के साथ कोई हजारों सालों से गुम ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला से ढूंढ कर ला सकता है? पृथ्वी, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? अलका की आवाज बेहद दबंग थी। उसने हर वाक्य के साथ एक कदम आगे बढ़ाया और हर वाक्य के साथ एक कदम आगे बढ़ी। हर शब्द एक तीर की तरह था। पृथ्वी ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, उसके दांत कस गए और उसने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अलका, अगर वो आलोक का बेटा नहीं होता तो क्या तुम कभी भी अपने सेनापति पद का दाव खेलती? क्या तुम कभी भी घुटने टेक कर और हमसे भीख मांगती? तो क्या हुआ अगर वो कचरा नहीं है? सिर्फ शून्य ड्रैगन ब्लड के आधार पर ही उसके पास एक ड्रैगन स्पिरिट योद्धा बनने की योग्यता नहीं है, और इससे भी अधिक उसके पास सिंह परिवार की सेना का प्रभारी होने की योग्यता नहीं है। मैं कभी भी उसके लिए एक भी सैनिक नहीं भेजूंगा। पृथ्वी ने हमेशा अपने दिल में आर्यन को नीचा देखा था और यह शून्य ड्रैगन ब्लड के कारण था। केवल यही आर्यन को अयोग्य बनाने के लिए काफी था। ठीक है, अगर तुम लोग अपनी सेना नहीं भेजोगे तो मैं अपनी व्हाइट सेना को भेजूंगी। यह कहते हुए अलका गुस्से में मुख्यालय से बाहर निकल गई। उसकी अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी। पृथ्वी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अलका, क्या तुम इसके परिणामों के बारे में जानती हो? वहीं रुक जाओ। क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैंने कहा वहीं रुक जाओ। अलका ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो सीधे अपने घोड़े पर चढ़ गई और व्हाइट सेना के शिविर की ओर निकल गई। कुछ मिनट बाद पूरी व्हाइट सेना के 8000 घुड़सवार सैनिक बाहर निकले और जल्दी से बाघ दर्रे की ओर बढ़ गए। मुख्यालय कक्ष में अतुल ने कहा, बड़े भाई, क्या इस बार यह सच हो सकता है? पृथ्वी हंसने लगा और बोला, अलका केवल आर्यन को बचाना चाहती है। अगर वो उसे बचाना चाहती है तो उसे बचाने दो। जब वो खून से लथपथ होगी तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। हम दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। शुरू से अंत तक पृथ्वी ने कोई सैनिक नहीं भेजा। उसकी राय में उन्हें किसी भी सेना को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वो इंतजार कर रहा था आर्यन के मरने का, और वो इंतजार कर रहा था कि कब अलका वापस निराश होकर लौटेगी और घुटने टेक कर अपनी गलतियों की माफी मांगेगी। उसे खुद पर पूरा विश्वास था कि उसने बिल्कुल सही किया। दूसरी तरफ गुफा में आर्यन और तेंदुआ लड़की पूरे दिन और रात चलने के बाद अचानक स्नो व्हाइट की आवाज से रुके। यह स्वाभाविक था कि उसकी आवाज केवल आर्यन सुन सकता था। मास्टर, आगे कुछ है, स्नो व्हाइट ने कहा। आर्यन की अभिव्यक्ति तुरंत तनावपूर्ण हो गई। उसने तेंदुआ लड़की को अपने पीछे खींचा और नीची आवाज में स्नो व्हाइट से पूछा, आगे क्या है? स्नो व्हाइट ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हमारे सामने एक बड़ी अंधेरी झील है। मुझे झील में कुछ खतरनाक शक्तियां महसूस हो रही है और मुझे लगता है कि शायद ये वो हो सकता है। अंधेरी झील, खतरनाक शक्तियां। आर्यन के दिल की धड़कन रुक गई। उसने तुरंत उस बड़ी आंख के बारे में सोचा। उसका दिल कांप गया और कहा, क्या यह एक ड्रैगन है? तेंदुआ लड़की ने आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन भाई, क्या आपको दुष्ट पूर्वज मिल गया है? यहीं रुको और हिलना मत। मैं आगे जाकर देखता हूँ कि वो यहाँ है या नहीं, आर्यन ने कहा। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह दुष्ट पूर्वज था या विशाल ड्रैगन। जब से वो यहाँ आया था तब से ही उसे ड्रैगन ब्लड की तलाश थी। स्नो व्हाइट के शरीर पर वुल्फ के सफेद फर स्टील की सुइयों की तरह खड़े हो गए। उसने पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। उसका हाव भाव बेहद घबराया हुआ था और उसके गले से एक धीमी वुल्फ की गर्जना आ रही थी। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा और स्नो व्हाइट के निर्देश के अनुसार उसे बहुत जल्द अंधेरी झील मिल गई। क्या वो यही है? हाँ, लेकिन मास्टर, नीचे मत जाना, स्नो व्हाइट ने कहा और उसे याद दिलाया। उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा खौफनाक है। मैंने इससे पहले कभी इतनी खौफनाक शक्तियां महसूस नहीं की। यहाँ तक कि बाघेंद्र का सामना करते समय और युद्ध बुर्जुक का सामना करते हुए भी उसने ऐसा नहीं किया। हफ, आर्यन ने एक गहरी सांस छोड़ी, झील की सतह को देखा और ठंड से कहा,
अब तुम्हारी बक बक बंद हो गई हो तो बाहर और मेरे साथ उसका सामना करो। मास्टर, क्या आप पागल हैं? इसके बाद फिर वो मजबूरी में पेट सिस्टम से बाहर निकला और सीधे आर्यन की बगल में आकर खड़ा हो गया। इस वक्त स्नो व्हाइट के शरीर से निकलने वाली शक्तियां बेहद खतरनाक थी। यह एक डिवाइन बीस्ट की शक्तियां थी। मास्टर, आप मेरे छिप जाओ, यह चीज साधारण नहीं है। उसने झील की सतह को देखा और आर्यन से कहा। अचानक झील की सतह पर उथल पुथल मचने लगी और झील की शांत सतह उग्र लहरों से भर गई। पूरी झील असामान्य रूप से उत्तेजित हो गई। तभी पानी में एक धमाके की आवाज के साथ एक विशाल काला शरीर खड़ा हो गया। उस विशाल शरीर के खड़े होने के बाद झील का आधा पानी लगभग खत्म हो गया। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसकी दो सुनहरी आंखें सीधे आर्यन को देखने लगी। इंसान, ड्रैगन, एक अतुलनीय विशाल ड्रैगन, पश्चिमी दुनिया का एक ड्रैगन। आर्यन उत्साह से कांप रहा था। झील के बीच में विशाल ड्रैगन को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। अब दादाजी बच जाएंगे, हा हा हा। आर्यन ने सीधे कहा, मुझे आपका ड्रैगन ब्लड चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? उसकी बात खत्म होने से पहले ही विशाल ड्रैगन जोर से दहाड़ा और अपना नुकीला मुंह खोला, जिसमें आग की तरह लाल रोशनी चमकने लगी। आर्यन अचानक चिल्लाया, वो फायर हमला करने वाला है। उसने स्नो व्हाइट को उठाया और झील में कूद गया। एक जोर की दहाड़ के साथ ड्रैगन ने अपने मुंह से फायर हमला किया। यह हमला लावा के एक छिड़काव की तरह था, जिससे पूरी गुफा दिन के उजाले की तरह रोशन हो गई। इसके अलावा चट्टानें पिघल गई थीं। इस फायर की तुलना केवल 3 ट्रयू फायर से की जा सकती थी। ये बेहद शक्तिशाली और खतरनाक थी। ये एक फायर ड्रैगन की असली शक्तियां थी। इंसानी बच्चे, तुम्हें मेरा ड्रैगन ब्लड चाहिए? क्या तुम्हें कुछ और चाहिए या इतना काफी है? विशाल ड्रैगन की आवाज ने पूरी गुफा को हिलाकर रख दिया, जिससे गुफा की छत से चट्टानें लगातार गिरती रहीं और एक एक करके झील में गिरती गईं। आर्यन ने स्नो व्हाइट को किनारे पर फेंक दिया, विशाल ड्रैगन को देखा और कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे गुस्सा मत दिला। अच्छा, बात करना चाहते हो? इतना बोलने के तुरंत बाद ड्रैगन ने अपने मुंह से पानी खींचा। तो फिर ठीक है, बात करते हैं। जैसे ही पानी उसके गले तक पहुंचा, वैसे ही वो बर्फ की तलवारों में बदल गया। अनगिनत बर्फ की तलवारें फूट पड़ी, जिससे तलवारों की बारिश हुई और आर्यन के चारों ओर से भागने का रास्ता बंद कर दिया। बर्फ, अग्नि, क्या यह एक आइस फायर ड्रैगन है? आर्यन और भी ज्यादा खुश हो गया। एक तत्व की शक्ति के साथ एक ड्रैगन पहले से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता था और यह तो 2 तत्व वाली शक्ति का ड्रैगन था। हालांकि 10,000 बर्फ की तलवारों का सामना करते हुए आर्यन ड्रैगन स्लेयर को बुलाना चाहता था, लेकिन तभी स्नो व्हाइट चिल्लाया, मास्टर, मैं आपकी रक्षा करूंगा। एक जोरदार वुल्फ की गर्जना के साथ स्नो व्हाइट का शरीर अचानक बड़ा हो गया। फिर उसने सीधे आर्यन के सामने खड़े होकर अपने विशाल शरीर का उपयोग बर्फ की तलवारों को रोकने के लिए किया। हुश 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 हुश। स्नो व्हाइट ने आर्यन के सामने खड़े होकर अपने शरीर से बर्फ की तलवारों को रोकना जारी रखा, जिनकी वजह से उसके शरीर से खून बहने लगा और उसका पूरा शरीर छलनी होता जा रहा था। इस वक्त स्नो व्हाइट को बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। हालांकि उसने इसे बर्दाश्त करते हुए अपने दांतों को खोला, विशाल ड्रैगन को देखा, उसकी आंखें भयावह हो गईं और वो चिल्लाया, यह सिर्फ एक बड़ा ड्रैगन है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइस फायर ड्रैगन बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। स्नो व्हाइट कहीं से भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। वो केवल डिवाइन बीस्ट का एक बच्चा था और उसकी शक्तियां आइस फायर ड्रैगन से बहुत ज्यादा कम थी। आइस फायर ड्रैगन के हमले का सामना करने में सक्षम होना पहले से ही एक शक्तिशाली अस्तित्व था। अगर वो एक डिवाइन बीस्ट नहीं होता तो वो अब तक कब का आइस फायर ड्रैगन के हमले का शिकार हो चुका होता। लेकिन उसकी शक्तियां तेजी से खर्च होती जा रही थी और वो आइस फायर ड्रैगन के हमले का सामना नहीं कर पा रहा था। हालांकि स्नो व्हाइट उन लोगों में से था जो मरना पसंद करेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। आर्यन सिस्टम के माध्यम से आइस फायर ड्रैगन को समझना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि सिस्टम के पास आइस फायर ड्रैगन के बारे में जानकारी बहुत कम थी। जब वो ऐसा कर रहा था,
अचानक उसकी नजरें तेंदुआ लड़की पर पड़ी जो अकेले झील के दूसरी तरफ भटक रही थी। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। तेंदुआ लड़की सावधान रहो, जल्दी वापस जाओ। तेंदुआ लड़की ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो एक विशाल पत्थर की पटिया के पास गई और धीरे से कुछ जप करते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। उसी समय आइस फायर ड्रैगन अचानक बौखला गया और चारों तरफ घूमते हुए उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी और शक्तियों के साथ उसकी पीठ से पंख बाहर निकलने लगे। जैसे ही उसके विशाल पंख बाहर निकले, उसका शरीर अचानक बिजली की गति से तेंदुआ लड़की की ओर बढ़ते लगा। आर्यन के दांत कस गए और वो गुस्से में चिल्लाया, रुको, मैं यहाँ हूँ। लेकिन उसकी बातों को आइस फायर ड्रैगन पर कोई असर नहीं पड़ा। यह देखकर उसने तुरंत अपना ड्रैगन स्लेयर बाहर निकाला। ड्रैगन सालियर। उसने ड्रैगन स्लेयर को अपने हाथों में पकड़ा और अपनी पूरी गति से भागने लगा। इसके अलावा साथ ही उसने विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया। विंड शेडो स्टेप। इसके तुरंत बाद उसकी गति बिजली की तरह तेज हो गई और साथ ही वो स्नो व्हाइट पर चिल्लाया, उसे रोको। स्नो व्हाइट ने एक तेज गर्जना की और अपने डिवाइन बीस्ट के तेज पंजों से आइस फायर ड्रैगन पर पीछे से जोरदार हमला किया। बूम। इस हमले से आइस फायर ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्नो व्हाइट के तेज पंजे उसके पिछवाड़े पर लगे हो, जिससे वो अतुलनीय रूप से गुस्सा हो गया। मास्टर, स्नो व्हाइट ने चिल्लाकर कहा। इस समय आर्यन पहले से ही तेंदुआ लड़की के बगल में खड़ा था और उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर था। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से ड्रैगन स्लेयर को पकड़ा और ड्रैगन स्लेयर तकनीक का इस्तेमाल किया। त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। आर्यन ने एक साथ ड्रैगन स्लेयर तकनीक के सातों वारों का इस्तेमाल किया, जिससे ड्रैगन स्लेयर पर शक्तियों की एक परत जम गई। वो यही नहीं रुका, उसने ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को घुमाते हुए ड्रैगन कट का पहला पड़ाव इस्तेमाल किया। हवा कट और सीधे आइस फायर ड्रैगन के पंखों पर हमला किया। इस बार हवा कट के हमले में फायर शक्तियां भी मिली हुई थी, जिससे यह दोगुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया और सीधे आइस फायर के पंखों से टकरा गया। हालांकि इससे आइस फायर ड्रैगन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसे बस इतना महसूस हुआ होगा जैसे उसे किसी ने सुई चुबाई हो, क्योंकि आर्यन के इस हमले से उसे बस 5 अंक का नुकसान हुआ था, जो पूरी तरह से बेकार था। आइस फायर ड्रैगन की HP 10 लाख अंक थी। 5 अंकों का नुकसान बस समुद्र में एक बूंद कम होने जैसा था, पूरी तरह से बेकार। मैं चाहता हूँ, आर्यन मुस्कुराया और उत्साह से हंसा। उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया। इस विचार के आते ही उसका खून खौल गया। तेंदुआ लड़की दंग रह गई और बोली, आर्यन भाई, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि वो मेरा पालतू बने, आर्यन ने आइस फायर ड्रैगन को देखते हुए कहा, जिसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकल रही थी। मास्टर, आप? तेंदुआ लड़की के साथ साथ स्नो व्हाइट भी दंग रह गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाहता है। आइस फायर ड्रैगन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो बुरी तरह से गर्जना करने लगा और उसने तिरस्कार से कहा, इंसानी बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पालतू बना सकते हो? क्या तुम इस लायक हो? अच्छा, क्या सच में ऐसा है? हा हा हा। आर्यन बेतहाशा हंसा और तेंदुआ लड़की से कहा, उसे आजमाओ, चलो देखते हैं कि क्या वो फिर भी इतना घमंडी रहता है या नहीं। जैसे ही आर्यन ने बोलना बंद किया, तेंदुआ लड़की ने कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप किया। इसके तुरंत बाद मंत्रों के जाप की शक्ति ने कुछ काली जंजीरों पर एक सुनहरी परत जमा दी, जिससे तेंदुआ लड़की काली जंजीरों को नियंत्रित करने लगी। तेंदुआ लड़की ने काली जंजीरों को एक जोरदार झटका मारा। जैसे ही उसने ऐसा किया, दूसरी तरफ आइस फायर ड्रैगन ने एक दर्दनाक चिंगाड़ मारी। तेंदुआ लड़की के एक बार ऐसा करने से आइस फायर ड्रैगन को बहुत बड़े अंकों की HP का नुकसान हुआ। इससे आर्यन आत्मसंतुष्ट होकर हंसा। क्या तुम अभी भी नहीं मानोगे? हफ हफ हफ। आइस फायर ड्रैगन ने अपने नथनों से आग की लपटें उगल दी। उसकी 2 सुनहरी आंखें सीधे आर्यन की ओर देख रही थीं। बिल्कुल भी नहीं, उसने गंभीरता से कहा। ओह, तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा।
फिर उसने आइस फायर ड्रैगन के सिर के ऊपर उसकी एचपी को देखा और बोला, कुछ झटके और दो। उसने बिना मुड़े तेंदुआ लड़की से कहा। बूम बूम, कलिंग कलिंग। काली जंजीरों के दो झटकों के साथ लगातार दो तेज धमाके हुए। आइस फायर ड्रैगन बुरी तरह से घायल हो गया था और बहुत ज्यादा दर्द में था। उसने आर्यन की ओर देखा और चिल्लाया, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो खुद आओ। अगर तुम मुझे पालतू बनाना चाहते हो तो दिखाओ तुम इसके लायक हो भी या नहीं। वो तेंदुआ लड़की के हमलों का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब दिमन संत ने उसे सील किया था तो उसने जंजीरों पर किसी प्रकार की बंधन शक्ति स्थापित की थी और मंत्रों की शक्ति उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? आर्यन भाई, तेंदुआ लड़की को चिंता होने लगी। स्नो व्हाइट ने भी कहा, मास्टर ऐसा मत करना। आर्यन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उसने तेंदुआ लड़की से कहा, उसे किनारे तक खींचो। ड्रैगन दुनिया की सबसे अहंकारी प्रजाति थी। वो सर्वोच्च प्राणी थे और मनुष्यों के लिए तो क्या, वो किसी के भी सामने नहीं झुकते थे। ड्रैगन पर विजय प्राप्त करना कठिन नहीं बल्कि नामुमकिन था। लेकिन आर्यन फिर भी कोशिश करना चाहता था, क्योंकि एक बार जब आइस फायर ड्रैगन ने समर्पण कर दिया तो वो असीमित मात्रा में ड्रैगन ब्लड हासिल कर सकता था। वो न केवल अपने दादा को बचा सकता था बल्कि सिंह परिवार के योद्धाओं और सिंह परिवार की सेना के सैनिकों के शरीर में ड्रैगन ब्लड की मात्रा बढ़ा सकता था। इस तरह सिंह परिवार की ताकत आसमान छू जाएगी। उस समय फायर ग्लास राजवंश में कौन सिंह परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा? यहाँ तक कि शाही परिवार को भी अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर वो आइस फायर ड्रैगन को मार देता और ड्रैगन ब्लड प्राप्त करता तो वो बस अपने दादाजी को बचा सकता था। यह ड्रैगन ब्लड की बर्बादी होती। इसके अलावा अगर तेंदुआ लड़की उसे मारना चाहती तो वो उसे आसानी से मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा दयालु थी। वो आइस फायर ड्रैगन को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। अगर ऐसा कोई तरीका होता कि वो जिंदा भी रहे और उसका काम भी पूरा हो जाए तो वो सबसे बेहतर विकल्प होगा। एक और कारण था, और यह सबसे महत्वपूर्ण कारण भी था। अगर वो एक आइस फायर ड्रैगन को पालतू बना लेता है तो यह कितना अद्भुत होगा। इस ख्याल भर से ही उसके पेट में खुजली हो रही थी। अगर वो एक आइस फायर ड्रैगन को पालतू बना लेता है तो वो न केवल उसका ड्रैगन ब्लड इस्तेमाल कर सकता था बल्कि उसकी सवारी करते हुए राजकुमारी इरा के घमंड को चोट पहुंचा सकता था। श्रीधर प्रजापति को घुटनों पर बिठा सकता था। हेवंत और उसके पिता जमाल को डरा सकता था। नारद ब्रह्मा को उसकी औकात बता सकता था। फिर क्या तीनों स्तंभ और शाही परिवार कभी भी उसे नीचा दिखाने की हिम्मत कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। एक ड्रैगन की सवारी करते हुए वो किसी को भी डरा धमका सकता था। फिर वो उन्हें बता सकता था कि वो न केवल डिवाइन ड्रैगन को मार सकता है बल्कि वो विशाल ड्रैगन को भी पालतू बना सकता है। जो कोई भी सिंह परिवार की ओर आंख उठाने की हिम्मत करेगा उसका एक ही अंजाम होगा और वो था मौत। इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए आर्यन ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया है और अपने दिल में सोचा, आर्यन, यह तुम्हारा पालतू जानवर है, तुम्हें इसे काबू करना ही होगा। यह सोचते सोचते वो कदम दर कदम ऊपर चला गया। आइस फायर ड्रैगन ने अपनी आंखें हिला दी। उसकी आंखें तिरस्कार से भर गईं। उसका गला गर्जने लगा। उसका पूरा शरीर लाल हो गया था। वो किसी भी समय आर्यन पर हमला करने के लिए आग का गोला छोड़ सकता था। तेंदुआ लड़की अतुलनीय रूप से चिंतित थी। स्नो व्हाइट के शरीर से खतरनाक शक्तियां निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। अगर आइस फायर ड्रैगन ने आर्यन पर हमला किया तो वो उससे पहले ही हमला कर देता। आखिर यह उसका हुक्म का इक्का था, जिसे दिखाने का उसे अभी तक मौका नहीं मिला था। इंसानी बच्चे, क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? आइस फायर ड्रैगन की आवाज गहरी थी और उसकी सांस पहले ही आर्यन के चेहरे तक पहुंच चुकी थी। उसकी सांसों से निकलने वाली शक्तियां भर ही बेहद गर्म और खतरनाक थी। लेकिन आर्यन फिर भी आगे बढ़ता रहा और बोला, मुझे डर है, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। शायद इस दुनिया में मुझसे ज्यादा मौत से कोई नहीं डरता।
आइस फायर ड्रैगन ने अपनी आंखें खुली रखते हुए आर्यन को देखा। अगर तुम्हें मौत का इतना डर है तो भी तुमने मेरे पास आने की हिम्मत की, उसने पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे मृत्यु से डर लगता है तभी मैंने आने की हिम्मत की। अगर मुझे मृत्यु से बचना है और लोगों को डराना है, खुद निडर बनना है, तो मुझे यह करना ही था। और यह सब करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम यहाँ कैद क्यों हो? क्योंकि तुम्हें भी मृत्यु का डर है। यह सुनकर ड्रैगन को गुस्सा आ गया। बच्चे, तुम मौत को गले लगा रहे हो। उसके गले से आग का गोला बस निकलने ही वाला था। तभी काली जंजीरें भी थोड़ा हिलने लगी, क्योंकि तेंदुआ लड़की पूरी तरह से तैयार थी। अगर आइस फायर ड्रैगन ने आर्यन पर हमला करने की कोशिश की तो वो उसे पहले ही मार देती। उसके लिए आर्यन से बढ़कर कोई नहीं था। आर्यन तुमरत चिल्लाया। तेंदुआ लड़की, नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या होता है, लेकिन तुम कुछ मत करना। सुनहरी परत जमी काली जंजीरें झील के तल में वापस डूब गईं। आइस फायर ड्रैगन की आंखें भयावह हो गईं। उसके मुंह में आग की लपटें से धधकता आग का गोला पहले से ही बनकर तैयार हो गया था और वो कभी भी हमला कर सकता था और आर्यन को जलाकर राख में बदल सकता था। आर्यन उसके सामने, उसके मुंह के ठीक बगल में खड़ा था। आइस फायर ड्रैगन के मुंह में जलते हुए आग के गोले को देखते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हें आजादी दिला सकता हूँ। मैं तुम्हें घमंड से जीने का मौका दे सकता हूँ। 3 वाक्य, एक बार में एक शब्द। आइस फायर ड्रैगन की आंखें काली हो गईं। इस मनुष्य को देखकर, जो केवल युद्ध आत्मा स्तर का एक योद्धा था, से किसी कारण से उसका दिल कांप गया। उसके मुंह में आग का गोला तैयार था। उसे हमला करना चाहिए या नहीं, वो सोचने लगा। आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं, उसका शरीर स्थिर था और वो उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो इस वक्त एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहा था। दांव पर उसने अपनी जान लगा रखा थी। अगर वो दांव हारता तो कीमत मौत होगी। उसकी हथेलियों से ठंडा पसीना निकल रहा था, लेकिन आर्यन का दिल बेहद शांत था। उसे वास्तव में एक बड़े विशाल ड्रैगन की जरूरत थी। सिंह परिवार को इसकी जरूरत थी। उनकी आंखें मिल गईं और आइस फायर ड्रैगन आर्यन की आंखों में देख रहा था। अपने सामने युवा लड़के के दिल में झांकना चाहता था। अंत में उसने आग के गोले को वापस अंदर ले लिया और एक घृणित आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए ले जा सकते हैं क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो? अगर मैं जा सकता तो क्या मैं अब तक इंतजार करता? यह बोलते हुए आइस फायर ड्रैगन की नजरें दोनों तरफ की चट्टानों से बंधी काली जंजीरों पर पड़ी। वो एक आइस फायर ड्रैगन था जिसे चट्टानों से बंधी काली जंजीरों से बांध दिया गया था और वो उन्हें तोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि उन पर अजीबोगरीब सील लगी हुई थी। वो केवल मरने के बाद ही इन बंधनों से मुक्त हो सकता था और कभी भी भागने में सक्षम नहीं होगा। आर्यन मुस्कुराया, चट्टान से बंधी काली जंजीरों की ओर गया और ट्रयू एनर्जी के साथ अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति। बूम! लगभग 3 मिनट बाद उसने काली जंजीरों को टुकड़ों में तोड़ दिया था। फिर उसने आइस फायर ड्रैगन की ओर मुड़कर देखा और कहा, अब क्या? जिस क्षण चट्टानों से बंधी काली जंजीरों का बंधन टूटा, आइस फायर ड्रैगन अचानक खड़ा हो गया। उसके ड्रैगन की ताकत फैल गई। यह अतुलनीय रूप से मजबूत था। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है।
सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। फायर ड्रैगन की शक्ति और आइस ड्रैगन की शक्ति ने गुफा के हर कोने को भर दिया। वर्तमान आइस फायर ड्रैगन पूरी तरह से अलग था। तेंदुआ लड़की ने अब उसे सील करने की शक्ति खो दी थी और वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। आइस फायर ड्रैगन ने अपना दाहिना पैर हिलाया और सुनहरी काली जंजीर को बाहर निकाला। फिर उसने अपने गले से धधकता हुआ लावा निकला और जंजीर को पिघले हुए लोहे में बदल दिया। आइस फायर ड्रैगन ने आकाश की ओर तेज गर्जना की। उसकी आवाज ने पूरी गुफा को हिलाकर रख दिया। अचानक उसके शरीर से खतरनाक मात्रा में शक्तियां निकलने लगी, जैसे वो किसी भी चीज को तबाह करने के लिए तैयार था। फिर उसका विशाल सिर मुड़ा और आर्यन की ओर बढ़ने लगा। आर्यन भाई, मास्टर, तेंदुआ लड़की और स्नो व्हाइट दोनों ने पुकारा। आर्यन अभी भी 1 इंच हिले बिना अपने मूल स्थान पर खड़ा था। इस बार उसका जुआ और भी बड़ा था। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी और उसकी हथेलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। हालांकि आर्यन का दिल अभी भी शांत था, क्योंकि वो अतुलनीय रूप से तेज आंखों से आइस फायर ड्रैगन को देख रहा था। ड्रैगन का सिर उसकी ओर आया। जब वो उससे लगभग आधा मीटर दूर था तो वो अचानक रुक गया और कहा, क्या तुम वास्तव में मृत्यु से नहीं डरते? आर्यन हंसा। मैंने पहले भी कहा था कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा मौत से कोई नहीं डरता, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मौत से नहीं बल्कि कमजोरी से डर लगता है, आइस फायर ड्रैगन ने कहा। अब जब मुझे सील करने के लिए कोई शक्ति नहीं है तो मुझे तुम्हारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन ने फिर से हंसते हुए कहा, अगर तुम जाना चाहते तो तुम बहुत पहले ही जा चुके होते। वो आइस फायर ड्रैगन को थोड़ा झटका लगा। दरअसल आर्यन पागल नहीं था। वो बिना किसी कारण के आइस फायर ड्रैगन को बांधने वाली शक्ति को नहीं तोड़ता, ना ही वो मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी जगह पर खड़ा होता और ड्रैगन के उसे कुचलने का इंतजार करता। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जंजीरों को तोड़ने से ठीक पहले उसे सिस्टम की आवाज सुनाई दी थी। आर्यन, तुम्हें आइस फायर ड्रैगन के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए 1 अंक मिला है। मित्रता का यह 1 अंक इसलिए था क्योंकि उसने 3 बातें कही थीं जो आइस फायर ड्रैगन के दिल में थीं। इसलिए आर्यन ने जुआ खेलने का फैसला किया और जंजीरों को तोड़ दिया। वो बहुत खुश था कि उसने बाजी जीत ली थी। जैसे ही काली जंजीरें टूटी, उसकी मित्रता तुरंत 90 अंक तक पहुंच गई। वो 100 अंकों से केवल 10 अंक दूर था। एक बार 100 मित्रता अंक प्राप्त करने के बाद वो बीस्ट टेमिंग तकनीक की मदद से आइस फायर ड्रैगन की भावनाओं को नियंत्रित कर सकता था और उसे अपना पालतू युद्ध पेट बना सकता था। मुझे अभी भी 10 और मित्रता अंक की जरूरत है। मैं यह कैसे कर सकता हूँ? आर्यन इस बारे में सोचता रहा। आइस फायर ड्रैगन बोला, जैसे उसने आर्यन की दिल की बात समझ ली हो। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम मेरे मास्टर बनना चाहते हो तो मेरे लिए उसे मार डालो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सीधे तेंदुआ लड़की की ओर देखा। फिर उसने उदास होकर आगे कहा, अगर यह उसके दुष्ट पूर्वज के लिए नहीं होता तो मैं यहाँ दसियों हजार वर्षों तक कैद नहीं रहता। मैं तुमसे कुछ भी वादा कर सकता हूँ जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें उसे मारना होगा। आइस फायर ड्रैगन की आवाज दृढ़ थी। इसके अलावा उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं। आर्यन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और कहा, यह असंभव है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारी उसके पूर्वज के साथ क्या दुश्मनी है, लेकिन अगर तुम उसे छूना चाहते हैं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब आर्यन को किसी मित्रता अंक की कोई परवाह नहीं थी। भले ही मित्रता अंक 0 हो जाए, वो तेंदुआ लड़की के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा और ना ही वो ड्रैगन को उसके साथ कुछ करने देगा। इससे आइस फायर ड्रैगन को गुस्सा आ गया और उसने गड़गड़ाते हुए कहा,
तो तुम भी उसके साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक आइस फायर ड्रैगन को गुस्से में देख आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ लिया। तेंदुआ लड़की के सामने खड़ा हुआ और कहा, तो चलो लड़ते हैं। आर्यन बिल्कुल भी नहीं घबराया, उसे उसका जरा सा भी डर नहीं था। अगर वो उसे वश में नहीं कर सकता था तो लड़ना ही एकमात्र रास्ता था। उसका हत्या का इरादा बढ़ गया और तेजी से उसके शरीर से शक्तियां निकलने लगी। लेकिन तभी आर्यन, तुम्हें आइस फायर ड्रैगन के साथ अपनी मित्रता बढ़ाने के लिए 10 अंक मिले हैं। वर्तमान मित्रता अंकों की संख्या 100 अंकों तक पहुंच गई है। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। इसी के साथ अचानक आइस फायर ड्रैगन के शरीर से एक काली परछाई निकली जो एक आत्मा की तरह दिख रही थी। आत्मा ने आर्यन की ओर देखा, फिर तेंदुआ लड़की की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, मुझे लगा था कि जो कोई भी आइस फायर ड्रैगन को सील से मुक्त करेगा वो हमारे इविल डेविल कबीले से होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक इंसान होगा और एक सिंह परिवार का सदस्य जिसने ड्रैगन गॉड को मार डाला। मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ, शायद यह सब भाग्य है। इसके बाद आत्मा ने तेंदुआ लड़की की ओर देखा और उदासीनता से कहा, बच्चे, तुम्हें इविल डीमन मंत्रों की सील शक्ति विरासत में मिली है। आज से तुम इविल डीमन संत हो। तुम्हारे पास सील शक्ति होगी जिससे इस दुनिया में कोई भी प्राणी तुम्हारी सील शक्ति से बच नहीं सकता है, लेकिन इसका अच्छाई के लिए उपयोग करना, बुराई के लिए नहीं। तेंदुआ लड़की जमीन पर घुटने टेककर बोली, यह शिष्य डिमन पूर्वज की शिक्षाओं को याद रखेगी। आत्मा धीरे से मुस्कुराई और कहा, मुझे अभी भी तुम्हें धन्यवाद देना है। मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद। दसियों हजार साल हो गए हैं, मेरे लिए यह जगह छोड़ने का समय आ गया है। फिर उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, तुम एक बहादुर लड़के हो, तुम जैसा मैंने कोई नहीं देखा। तुम जीवन और मृत्यु से नहीं डरते, तुम जबरदस्ती से नहीं डरते और तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसके लिए मृत्यु सहित सब कुछ सह सकते हो। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वो तुम्हें एक पूरी नई ऊंचाई पर खड़ा कर सकती है। आर्यन ने सम्मानपूर्वक कहा, मैं आपकी बातों को याद रखूंगा पूर्वज। फिर आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। दूसरी तरफ आइस फायर ड्रैगन का शरीर मुड़ता रहा। उसका 10 मीटर से अधिक का लंबा चौड़ा शरीर कुछ मीटर तक कम हो गया था और साथ ही उसके शरीर की आभा भी धीरे धीरे कमजोर हो गई। उसका शरीर मुड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वो ठीक से सो रहा है। आर्यन हैरान रह गया और उसने अपने मन में सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो वैसा ही दिखे जैसा वो सील होने से पहले दिखता था? और क्या उसकी उम्र भी कम हो गई है? आर्यन ने फिर इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। उसने अपना दाहिना हाथ खोला और धीरे से उसे आइस फायर ड्रैगन के सिर पर रख दिया। बीस्ट टेमिंग तकनीक। आइस फायर ड्रैगन के दिमाग में बिजली का एक जाल घुस गया। जैसे ही ऐसा हुआ, आइस फायर ड्रैगन ने अपनी आंखें थोड़ी खोलीं। उसकी सुनहरी आंखें आर्यन को देख रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए अपने ड्रैगन के दांतों को दिखाया और कहा, मास्टर। इसी के साथ आर्यन के दिमाग में सिस्टम की लगातार आवाजें गूंजने लगी। आर्यन, तुम्हें आइस फायर ड्रैगन को युद्ध पेट बनाने के लिए 10 लाख ही एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10,000 पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन, तुम्हें आइस फायर तकनीक हासिल हुई है। क्या तुम इसे कल्टीवेट करना चाहते हो? कल्टीवेट करो, आर्यन ने तुरंत कहा। आर्यन, तुमने आइस फायर तकनीक सफलतापूर्वक कल्टीवेट कर ली है। इसके तुरंत बाद आर्यन ने अपने दिमाग में सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर इसकी जांच की। स्किल आइस फायर तकनीक, जुड़वा हमला तकनीक, स्तर डिवाइन स्टेज। खपत 10,000 पॉइंट्स। पहला स्तर 10,000 अंकों की खपत करता है, दूसरा स्तर 20,000 अंकों की खपत करता है। जमा करते रहें। नुकसान 9 सितारे। अल्टीमेट स्किल 5% मौका, दूसरा स्तर 5% बढ़ जाता है। उच्चतम स्तर में एक पल में मारने का 45% मौका होता है। एक बार में एक युद्ध सम्राट के नीचे के किसी भी योद्धा को पल भर में मारा जा सकता है। विवरण आइस फायर तकनीक एक जुड़वा हमला है जिसे केवल आइस फायर ड्रैगन के दिमाग की मदद से ही छोड़ा जा सकता है। अद्भुत, यह बहुत बढ़िया है। आर्यन खुश था, बहुत ज्यादा खुश था। यह तकनीक वास्तव में बहुत अद्भुत थी।
यह युद्ध सम्राट स्तर के एक योद्धा को आसानी से मार सकती थी। हाँ हाँ हाँ, यह बहुत बढ़िया है। फिर आर्यन ने आइस फायर ड्रैगन को देखा और खुशी से हंसते हुए कहा, अब जब तुम मेरे पालतू हो तो मुझे अपनी आइस फायर ड्रैगन की शक्तियों का अनुभव करा। दूसरी तरफ बाघेंद्र की डिमन सेना पहले से ही भयंकर बाघ दर्रे की ओर बढ़ रही थी। बाघेंद्र ने अपना झंडा लहराया, सिंह परिवार को मार डालो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारी आइस फायर शक्तियां कितनी ताकतवर है। बूम! आइस फायर ड्रैगन एक पहाड़ के बीच से गुजरते हुए और एक तेज पंछी की तरह पल भर में आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। वह आर्यन बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। यह बहुत अच्छा है, चलो ड्रैगन एक बार और करते हैं। ठीक है मास्टर। जब आइस फायर ड्रैगन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने अपने पंख पीछे हटा लिए और अचानक नीचे गिरने लगा। यह एहसास ऊंचाई से गिरने जैसा था। हुश हुश हुश, हुश हुश हुश। वो बादलों को भेदते हुए एक सीधी रेखा में उतरा। हवा एक अतुलनीय तेज गति से आर्यन के कानों में गर्जना कर रही थी। तेंदुआ लड़की की आंखें कसकर बंद थीं, क्योंकि उसने आर्यन के शरीर को कसकर गले लगाया था। उसकी छाती की उभरी दो चोटियां आर्यन की पीठ से चिपकी हुई थीं। लेकिन आर्यन के मन में एक बार भी कोई गलत विचार नहीं आया। उसका पूरा ध्यान तो ड्रैगन की सवारी करने पर था। यह पहली बार था जब वो किसी ड्रैगन की सवारी कर रहा था, तो खुश होना तो स्वाभाविक था। इसके अलावा वो यह भी देखना चाहता था कि ड्रैगन आसमान में कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता था। आसमान से गिरता आइस फायर ड्रैगन तब तक नहीं रुका जब तक कि वो जमीन पर घास की पत्तियों के लगभग करीब नहीं था। फिर उसने अपना शरीर पलटा, अपनी आंखें खोली और अचानक हिल गया। बूम बूम! एक बार फिर उसने आकाश में उड़ान भरी और बादलों के ऊपर पहुंच गया। सूर्योदय के वक्त आर्यन ड्रैगन की पीठ पर खड़ा था। तेंदुआ लड़की ने उसे पीठ से गले लगाया हुआ था। जब वो सूर्योदय देख रहा था तो वो अतुलनीय रूप से संतुष्ट था। उसी समय आर्यन ने अपने दिल में सोचा, मैं मजबूत बनूंगा, मैं उन सब की रक्षा करूंगा जो इस दुनिया में मेरे करीब हैं और एक दिन में इस दुनिया के शिखर पर खड़ा रहूंगा। ड्रैगन चलो, यह तुम्हारी शक्तियों को देखने का वक्त है। आर्यन के लिए बस उड़ने में सक्षम होना बेकार था, उसे डिमन को मारने में सक्षम होना था। आखिर यह एक ड्रैगन था। ठीक है मास्टर। इसके बाद आइस फायर ड्रैगन ने अपने पंखों को पीछे किया और एक तीर की तरह घने जंगल की ओर मुड़ा। घने जंगल में डिमन बीस्ट इधर उधर भागने लगे जैसे कि उन्होंने कोई भूत देखा हो। ड्रैगन की शक्तियां उनके खिलाफ बहुत क्रूर थी और उनके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। अचानक आइस फायर ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और एक आग के गोले को सीधे जंगल की ओर दागा। जहां कहीं भी आग का गोला गया वहां घास का एक तिनका भी नहीं बचा था। आर्यन, तुम्हें ब्लेजिंग हाउंड को मारने पर 1022 EXP पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। इसके अलावा एक फायर एसेंस प्राप्त हुआ है। आर्यन, तुम्हें फायर डेमन एप को मारने पर 1500 EXP पॉइंट्स, 200 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। इसके अलावा एक फायर एसेंस प्राप्त हुआ है। सिस्टम की आवाजें ऐसे ही लगातार पटाखों की तरह उसके दिमाग में गूंज रही थी। यह एहसास वास्तव में बहुत अच्छा था। इसके अलावा उनके द्वारा मारे गए कई डिमन बीस्ट लेवल 3 के डिमन बीस्ट थे। आइस फायर ड्रैगन की शक्तियां वास्तव में बहुत ज्यादा क्रूर और दबंग थी। हाँ हाँ हाँ। आर्यन ने आसमान छूते ही EXP पॉइंट्स को देखा और खुश होते हुए कहा, भविष्य में इस ड्रैगन के साथ मेरी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। साथ ही आर्यन ने पेट सिस्टम को खोला और आइस फायर ड्रैगन की विशेषताओं की जांच की। युद्ध पेट आइस फायर ड्रैगन, स्तर डिवाइन लेवल 5, मैक्स लेवल 100। विवरण, उसके पास 2 स्किल्स हैं, आइस एलिमेंट, 10,000 तलवारें, भेदी दिल, फायर एलिमेंट, वाइल्ड फायर तूफान। इसके अलावा आइस फायर तकनीक है जिसका वर्तमान में केवल पहला चरण जारी किया जा सकता है। विवरण 2, आइस फायर ड्रैगन को अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बर्फ और अग्नि तत्वों को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। विवरण 3, दिन में 2 घंटे तक रहता है। उसके बाद यह सिस्टम स्पेस में वापस आ जाएगा।
अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसकी गति, शक्ति और आक्रमण कई गुना कमजोर हो जाएगा और इसकी ड्रैगन शक्तियां तब तक कमजोर होती रहेंगी जब तक कि यह मर नहीं जाता। आर्यन का दिल कांप उठा। 3 स्किल वाला ड्रैगन, यह एक ऐसा अस्तित्व है जो डिवाइन लेवल की शक्तियों के पार है, लेकिन यह अभी केवल 5वें लेवल पर है। जाहिर है गुफा में आइस फायर ड्रैगन एक पूर्ण स्तरीय ड्रैगन था और उसने जो शक्तियां दिखाई थी वो उसकी वास्तविक शक्तियां थी, लेकिन अभी आइस फायर ड्रैगन एक छोटे बच्चे के समान था, इसलिए उसकी शक्तियां और लेवल इतने कम थे। हालांकि वो फिर भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वो एक लेवल 3 डिमन बीस्ट की तत्काल हत्या कर सकता था और आर्यन के लिए अपना लेवल बढ़ाने के लिए इतना काफी था। हालांकि दिन में 2 घंटे थोड़े कम थे। अगर इस तरह के क्रूर और दबंग ड्रैगन को किसी भी समय बाहर निकाला जा सकता तो यह कितना अच्छा होता। वो किसी भी समय तीनों स्तंभों और शाही परिवार को डरा सकता था और उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर सकता था। मारते रहो। ठीक है मास्टर। दूसरी तरफ सिस्टम स्पेस में स्नो व्हाइट उदास बैठा था। इसमें क्या बड़ी बात है? क्या यह सिर्फ उड़ान नहीं है? जब मैं 5वें लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो मैं भी उड़ सकता हूं। बस इंतजार करो। मैं जल्दी से लेवल पार करना चाहता हूं। मैं पार करना चाहता हूं। मैं जल्दी से पार करना चाहता हूं। जिस वक्त से आइस फायर ड्रैगन आर्यन का पालतू बना था, स्नो व्हाइट को थोड़ी जलन हो रही थी। फिर वो गंभीर हो गया। उसके दिल में डर की भावना थी। उसे जल्दी से लेवल पार करना था, तभी वो आर्यन का प्यार पा सकता था। मैं अब अपनी शक्तियों को पागलपन से बढ़ाऊंगा, स्नो व्हाइट ने खुद से कहा। लेकिन उसकी आवाज तेज थी जो आर्यन ने सुन ली थी। आर्यन ने अपनी हंसी रोक ली और कहा, फिर आगे बढ़ो और ताकतवर बनो। स्नो व्हाइट ने कहा, जब मैं पागल हो जाता हूं तो मुझे खुद से भी डर लगता है। आर्यन ने उसे सलाह देते हुए कहा, तो अपने आप को डरने दो और देखो। मास्टर, बस मेरे ताकतवर बनने का इंतजार करो। स्नो व्हाइट ने अपनी आंखें बंद की और एक शब्द और नहीं बोला। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आइस फायर ड्रैगन की वजह से स्नो व्हाइट भड़क जाएगा। ऐसा लगता है कि मेरे पिछले जीवन में एक कहावत थी जो सही थी, केवल प्रतिस्पर्धा के साथ ही दबाव बढ़ता है। दरअसल स्नो व्हाइट की डिवाइन बीस्ट की शक्तियां आइस फायर ड्रैगन से ऊपर थीं। विशेष रूप से स्नो व्हाइट के दूसरे लेवल पर पहुंचने के बाद उसके शरीर से निकलने वाली आभा बेहद मजबूत थी। आइस फायर ड्रैगन का सामना करते समय भी यह कमतर नहीं थी। वुल्फ किंग को लड़ने के लिए बुलाना कुछ ऐसा था जिसके बारे में आर्यन ने पहले कभी नहीं सोचा था। स्नो व्हाइट ने वुल्फ किंग को लेवल 2 की शक्तियों के साथ बुलाया था। अगर उसके कुछ और लेवल बढ़ गए तो वो बेहद शक्तिशाली बन जाएगा। मजा आने वाला है। भविष्य में बहुत मजा आने वाला है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए सोचा। फिर आइस फायर ड्रैगन को आदेश देते हुए कहा, मारो। लगातार डिमन बीस्ट को मारने के 2 घंटे बाद आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हारी शक्तियों का स्तर लेवल 5 युद्ध आत्मा स्तर से बढ़कर लेवल 6 हो चुका है। आखिर मेरा लेवल बढ़ ही गया। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की, अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और लेवल 6 युद्ध आत्मा स्तर की शक्तियों को महसूस किया। साथ ही उसने अपनी सभी शक्तियों के ठीक होने और अपने शरीर पर लगी चोटों के जल्दी ठीक होने के ताजा अनुभव को भी महसूस किया। इसके बाद आइस फायर ड्रैगन आराम करने के लिए सिस्टम स्पेस में चला गया था। लेकिन आर्यन ने आराम नहीं किया और कहा, अब शिकार करने की मेरी बारी है। फिर उसने तेंदुआ लड़की की ओर देखा। क्या तुम यहीं रुकोगी या फिर मेरे साथ चलोगी? मैं डिमन बीस्ट का शिकार करने जा रहा हूं, आर्यन ने उससे पूछा। वो तेंदुआ लड़की के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत दयालु थी। तेंदुआ लड़की एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर वो मुस्कुराई और कहा, तुम मेरे पति हो, निश्चित रूप से मुझे तुम्हारे पीछे चलना है। कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? उसने आखिरी शब्द थोड़े उदास लहजे में कहे। आर्यन ने तेंदुआ लड़की को गले से लगाया और कहा, पागल लड़की, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? मैं दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं।
तेंदुआ लड़की ने जब यह सुना तो वो तुरंत इस बात पर पहुंच गई कि कुछ तो गड़बड़ थी। उसकी भाव भंगिमा को देखकर आर्यन को लगा कि वो इन शब्दों को सुनकर खुश हो गई है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया का आर्यन लड़कियों के मामले में माहिर था। चलो कम से कम मैंने उसकी यादों से कुछ शब्द तो सीख लिए जो लड़कियों को खुश करने के लिए काफी है। दूसरी ओर भयंकर बाघ दर्रा गिर गया था। भयंकर बाघ दर्रा एक सीमा पर था। अनगिनत लाशें जमीन पर बिखरी हुई थी और खून नदी की तरह बह रहा था। पूरे 2 दिन और 2 रातों तक 8000 व्हाइट सेना के सैनिकों ने बाघेंद्र की 1 लाख डिमन की सेना का विरोध करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अनगिनत योद्धा जख्मी हुए, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे। डिमन सेना को भी भारी नुकसान हुआ था और उनके योद्धाओं के मरने की संख्या और भी ज्यादा थी। हालांकि इस बार बाघेंद्र ने सिंह परिवार की सेना को पूरी तरह से खत्म करने की ठान रखी थी, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। इसके अलावा उसने पाया कि सिंह परिवार की चारों महान सेनाओं में से केवल व्हाइट सेना विरोध कर रही थी। वो नहीं जानता था कि सिंह परिवार की सेना के भीतर क्या चल रहा है, लेकिन इससे उसे उम्मीद मिली। तीसरे दिन के शुरुआती घंटों में उन्होंने अंततः बाघ दर्रे को तोड़ दिया और अलका और 1000 से अधिक विकलांग व्हाइट सेना को कब्जे में ले लिया। कुछ देर आराम करने के बाद बाघेंद्र रुका नहीं और अपनी डिमन सेना की एक लहर के साथ वो अंधेर घाटी की ओर बढ़ गया। इन 2 दिनों और 2 रातों में पृथ्वी ने एक भी सैनिक को नहीं भेजा। यहाँ तक कि उसने किसी को इसकी जांच के लिए भी नहीं भेजा। अंधेर घाटी पूरी तरह से शांत थी। वहाँ केवल कुछ ही गश्ती गार्ड थे और कई लोग अलाव के चारों ओर गपशप कर रहे थे और हंस रहे थे। सेनापति अलका को 8000 योद्धाओं के साथ बाघ दर्रे की ओर गए हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई खबर नहीं है। क्या कुछ बुरा हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ होगा। क्या तुम्हें याद नहीं कि 16 साल पहले सिंह परिवार की सेना ने डिमन सेना को कितनी बुरी तरह से हराया था? उससे वो अभी तक नहीं उभरे हैं। और क्या तुमने पिछले कुछ सालों से डिमन सेना को सीमाओं पर आक्रमण करते देखा है? अगर मैं उन्हें 10 हिम्मत भी दे दूं, तो भी वो हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि सेनापति अलका ने आर्यन के कारण अपनी सेना भेजी थी। पिछली बार यह आर्यन के पिता के लिए था और इस बार यह उस कचरा यंग मास्टर के लिए है। सेनापति अलका वास्तव में अपने पिछले जीवन में उनके सिंह परिवार की ऋणी है। यह सही है। यह व्यर्थ की बात है कि हमारे महान सेनापति उसे बहुत पसंद करते हैं। इस बार चाहे वो आर्यन को बचा सके या नहीं, फिर भी उसे दंडित किया जाएगा। इसके अलावा वो कचरा आर्यन निश्चित रूप से परीक्षा पूरी नहीं कर पाएगा और सेनापति अलका को उनके सेनापति पद से हटा दिया जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि आर्यन परीक्षा पूरी कर सकता है? हाँ। शून्य ड्रैगन ब्लड के साथ एक कचरा परीक्षा पूरी कैसे कर सकता है? मजाक करना बंद करो। वो सिंह परिवार के यंग मास्टर के नाम पर एक धब्बा है। अगर उसने परीक्षा पूरी कर ली तो मैं अपना नाम अपने पिछवाड़े पर लिखवा लूंगा। पिछले कुछ दिनों से पूरा सैन्य शिविर इस मामले पर चर्चा कर रहा था। लगभग 1 महीना बीत चुका था, लेकिन आर्यन की अभी तक कोई खबर नहीं थी। यह स्पष्ट था कि परीक्षा विफल हो जाएगी। यहाँ तक कि उनका मानना था कि आर्यन पहले ही दुष्ट डिमनों के हाथों मारा जा चुका होगा या फिर किसी डिमन बीस्ट द्वारा निगला जा चुका होगा। अगर जानबूझकर उसके बारे में बातें नहीं की जाती तो कोई भी आर्यन के बारे में नहीं सोचता। अंधेर घाटी में रेड सेना के मुख्य शिविर के तंबू में सुगंधित चाय से पृथ्वी थोड़ा नशे में था। उसने अपने दिल में हंसते हुए सोचा, अलका ओह अलका, एक दिन मैं तुम्हें पालूंगा। हा। वो बहुत संतुष्ट था। उसकी राय में महिलाओं को अपने पति और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए और सैन्य शिविर में नहीं रहना चाहिए। स्त्रियां स्वाभाविक रूप से कोमल दिल की होती थीं। पिछली बार यह आलोक के लिए था और इस बार यह आर्यन के लिए था। इसी बात से पृथ्वी सबसे ज्यादा नाखुश था, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस बार वो एक भी सैनिक नहीं भेजने वाला था। अलका, इस बार हे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बिस्तर के सामने घुटने टेक दो और मुझसे भीख मांगो। फिर हाँ, पृथ्वी उत्साह से हंसा। उसने पूरे 20 साल तक एक महिला का इंतजार किया था और वो आलोक से पहले अलका से मिल चुका था।
लेकिन शुरू से अंत तक अलका ने उसकी ओर देखा तक नहीं, उसके दिल में केवल आलोक था। पृथ्वी का धैर्य धीरे धीरे कम होता जा रहा था। आर्यन के आने के बाद से वो असामान्य हो गया, जिससे उसके दिल में धैर्य का अंतिम अंश भी गायब हो गया। चूंकि ऐसा था, इसलिए उसे कुछ तरीकों का उपयोग करने की जरूरत थी। इसके अलावा उसे अब इतनी परवाह नहीं थी। चूंकि वो इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो अब बल का प्रयोग करेगा। पृथ्वी के मुंह का कोना एक भद्दी मुस्कान में बदल गया। अलका, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। तुम कब मेरे सामने सारे कपड़े उतार कर खड़ी होगी? हा हा हा। उसी समय ओजस जल्दबाजी में तेज कदमों के साथ पृथ्वी के तंबू में घुस गया और रिपोर्ट करने के लिए जल्दबाजी नहीं की। पृथ्वी ने नजर दौड़ाई और अचानक चिल्लाया, ओजस, तुम दिन ब दिन शिष्टाचारों को भूलते जा रहे हो। ओजस का चेहरा चिंतित था। उसने ज्यादा परवाह नहीं की और कहा, महान सेनापति, दिमन सेना ने हदें पार कर दी हैं और पूरी अंधेर घाटी को घेरने वाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पृथ्वी ने एक नीला और सफेद मिट्टी के बर्तन की चाय का कप पकड़ा और उसे ओजस के पैरों पर फेंक दिया और गुस्से में चिल्लाया, तुम भी अलका की तरह बनते जा रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि सेना को झूठी खबर देना अपराध है? इसके लिए तुम्हें मौत की सजा भी दी जा सकती है। चाय का कप जमीन पर गिरने के साथ ही कई टुकड़ों में टूट गया और एक टुकड़ा सीधे ओजस के चेहरे पर लगा, जिससे उसके चेहरे पर एक खून की लकीर दिखाई दी। लेकिन ओजस को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसका जीवन सिंह परिवार की सेना को समर्पित था। उसके पास जो कुछ भी था, वो उसे सिंह परिवार की सेना से मिला था। भले ही वो अपना जीवन चाहता था, लेकिन उसे गुस्सा होने का भी हक नहीं था। इसके बाद उसने घुटने टेक दिए और कहा, महान सेनापति, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला और सेनापति अलका ने भी आपसे झूठ नहीं बोला। मेरे नीली रेखा शिवर के सैनिक। पृथ्वी ने उसे लात मारी और चिल्लाया, तुम्हें अपने सैनिकों को भेजने के लिए किसने कहा? ओजस, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ती जा रही है। पृथ्वी की लात लगने से ओजस के पेट में चोट लगी थी, जिससे उसे तेज दर्द महसूस हुआ। उसने खून की उल्टी की और कहा, सेनापति, मैंने अपने भरोसे पर अपनी सेना भेजी है। आप मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन दिमन सेना अंधेर घाटी को घेरने वाली है। कृपया तुरंत सेना को इकट्ठा होने और बचाव करने का आदेश दें। पृथ्वी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें ठंड से ओजस की ओर देख रही थीं और कहा, अलका ने तुम्हें क्या लालच दिया है, जो तुम मुझे सेना भेजने के लिए धोखा दे रहे हो? हम अलका, ओह अलका, मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि तुम मेरे आदमियों को भी अपनी ओर कर लोगी। मैंने सच में तुम्हें कम आंका है, पृथ्वी ने हंसते हुए कहा। ओजस का दिल दुख रहा था और उसका चेहरा चिंतित हो गया। महान सेनापति, दिमन सेना आने वाली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि रक्षा करने का आदेश दें। अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। मेरा सच में सेनापति अलका से कोई संबंध नहीं है। पृथ्वी ने उसे फिर से लात मारी और कहा, कोई संबंध नहीं है? ओजस, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता? अतुल ने तुम्हें अंधेर घाटी से निकलते समय देखा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? अंधेर घाटी में वो एक महान सेनापति था, इसलिए उसके लिए कुछ चीजों की जांच करना आसान था। ओजस एक पल के लिए चौंक गया और उसने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, महान सेनापति, सेनापति अलका ने मुझे केवल आपसे माफी मांगने के लिए कहा। मैं पिछले कुछ दिनों से व्यस्त हूँ, इसलिए मेरे पास आपको बताने का समय नहीं था। हाँ हाँ हाँ, पृथ्वी जोर जोर से हंसने लगा। मुझसे माफी मांगना चाहती थी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं अलका की नस नस से वाकिफ हूँ। अगर वो गलत भी होगी तो भी वो मुझसे माफी नहीं मांगेगी। फिर उसने तुमसे माफी मांगने के लिए क्यों कहा? ओजस को समझ नहीं आ रहा था कि वो पृथ्वी को कैसे समझाए। उसका दिल मौत की तरह दर्द कर रहा था और बुरी तरह हंसा। अब सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ हो जाएगा। सिंह परिवार की सेना खत्म होने वाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब बोलने की? पृथ्वी ने एक बार फिर ओजस के सीने में लात मारी। लात लगने से ओजस का खून बह निकला। वो बहुत कठिनाई से जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। उसने उदास आंखों से पृथ्वी की ओर देखा और कहा, महान सेनापति, सिंह परिवार की सेना सिंह परिवार की है, आपकी नहीं। अगर आप बचाव नहीं करेंगे तो मैं जाऊंगा।
इसके बाद ओजस ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और तंबू से बाहर चला गया। आधे मिनट बाद सभी लोग हमले के लिए तैयार हो जाओ। रेड सेना में ओजस की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। महान सेनापति पृथ्वी के कमांडर की मुहर के बिना भी ओजस का अनुसरण करने वाले कई लोग थे। ओजस ने अपना हाथ हिलाया और रेड सेना के सभी काले बख्तरबंद योद्धा बाहर निकल गए। सिंह परिवार की सेना खतरे में थी, लेकिन आर्यन इससे पूरी तरह से अनजान था। देर रात तक आर्यन ने मारने के लिए डिमन बीस्ट की तलाश जारी रखी। इस समय में वो पहले ही वीरान पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था और यह सबसे खतरनाक जगह भी थी। अगर वो परीक्षा पूरी करना चाहता था तो उसे एक 5 लेवल के डिमन बीस्ट और 10 लेवल 4 के डिमन बीस्ट को और मारना था। जहां तक तीसरे लेवल के डिमन बीस्ट की बात थी, आर्यन ने उन सभी को पहले ही इकट्ठा कर लिया था। अब केवल लेवल 5 के डिमन बीस्ट और लेवल 4 के डिमन बीस्ट बचे थे। इसके अलावा समय का हिसाब लगाया जाए तो कल का अंतिम दिन होगा। उसे किसी भी हालत में यह अंतिम दिन से पहले पूरा करना था। अचानक तेंदुआ लड़की ने नीची आवाज में आर्यन से कहा, जो उससे कुछ दूरी पर था, मुझे एक खतरनाक शक्ति महसूस हो रही है। अभी उसकी बात भी खत्म नहीं हुई थी कि तभी एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। एक हिंसक भालू जंगल से गर्जना करते हुए बाहर निकला और अपने तेज पंजों से सीधे तेंदुआ लड़की पर हमला कर दिया। उसकी शक्तियां असाधारण रूप से बेहद खतरनाक थी। तेंदुआ लड़की, आर्यन चिल्लाया। उसने अपने शरीर से शक्तियां निकालते हुए एक छलांग लगाई और एक बड़े पेड़ पर कदम रखा और फिर से छलांग लगाई। साथ ही उसने विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उसने दोनों हाथों से ड्रैगन स्लेयर पकड़ा हुआ था, जिससे उसने सीधे हिंसक भालू के सिर पर हमला किया। त्वचा खोल जैसे ही उसने ड्रैगन स्लेयर तकनीक का हमला किया, ड्रैगन स्लेयर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगीं, जिनमें कुछ हद तक गर्म शक्तियां महसूस हो रही थी। लेकिन तभी हिंसक भालू ने बिजली की गति से अपना एक हाथ उठाया और अपने सिर के ऊपर कर लिया। ड्रैगन स्लेयर का हमला उसके सिर से टकराने की जगह उसके हाथ से टकराया। इससे उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ड्रैगन स्लेयर का हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिससे उसके हाथ पर एक गहरा घाव बन गया। आर्यन इससे थोड़ा निराश था, लेकिन वो देख पा रहा था कि हिंसक भालू के सिर पर एक चमकीला लाल अंक तैर रहा था, -20,119 इंच। उसी समय आर्यन ने सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर हिंसक भालू की विशेषताओं की जांच की। डिमन बीस्ट पृथ्वी भालू, स्तर लेवल 4, विनाशकारी शक्ति है 4 और 1 आधा सितारा, रक्षा है 4.5 सितारा, विवर्ण पृथ्वी की शक्ति रखता है। यह पवित्र कला की शक्ति को छोड़ सकता है, जिससे पृथ्वी भूकंप की तरह हिल सकती है। ओह, आर्यन चौंक गया। सिस्टम के अनुसार यह एक लेवल 4 का डिमन है। मुझे इसकी जरूरत है और मुझे इसको मारना होगा। अभी आर्यन सोच में ही था कि अचानक पृथ्वी भालू ने अपना दूसरा हाथ हिलाया और आर्यन पर एक जोरदार हमला किया। आर्यन के पास इससे बचने का कोई मौका नहीं था। उसका शरीर 10 मीटर दूर उड़ते हुए एक बड़े पेड़ से जाकर टकराया। यह हमला इतना शक्तिशाली था कि पेड़ 2 हिस्सों में बंट गया। आर्यन पेड़ के टूटे हुए हिस्सों के बीच में से खड़ा हुआ और फुसफुसाया, क्या शक्तिशाली हमला था। अगर मेरे 2 रक्षा कवच नहीं होते तो मैं बहुत बुरी मौत मरता। हिंसक पृथ्वी भालू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उन्हें हवा में उठाया और जमीन पर भारी प्रहार किया। उसी समय वो आकाश की ओर देखते हुए चिल्लाया। पृथ्वी भालू अपना दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहा था। यह समझते हुए आर्यन का चेहरा काला पड़ गया और उसने तुरंत तेंदुआ लड़की से चिल्लाते हुए कहा, तेंदुआ लड़की तैयार हो जाओ। तेंदुआ लड़की आर्यन की बात समझ गई कि वो क्या कहना चाहता था। उसने अपने दोनों हाथों को हवा में लहराया और अगले ही पल उसके हाथों में एक रोशनी से बना भाला दिखाई दिया। उसी समय आर्यन ने अपने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा और अपने दाहिने हाथ की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। पृथ्वी भालू की मुट्ठी के जमीन पर टकराने से वहां एक गहरा गड्ढा हो गया। फिर उसने आर्यन की ओर देखते हुए अपने शरीर से खतरनाक शक्तियां निकाली और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि पृथ्वी भालू आर्यन पर हमला कर पाता, ड्रैगन स्लेयर का हमला उसके निचले जबड़े से टकराया। बूम!
आर्यन यहीं नहीं रुका, उसने एक तेज छलांग लगाई और पृथ्वी भालू के ऊपर हवा में पहुंच गया और अपने दाहिने हाथ की जादुई शक्ति के साथ साथ पहाड़ तोड़ मुक्के की हमले की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक जुड़वा हमला किया। हमला करते वक्त आर्यन के शरीर पर आदमखोर किंग कॉन्ग की छवि दिखाई दी। पहाड़ तोड़ मुक्का, बूम! हमला पृथ्वी भालू के सिर के बीचों बीच लगा, जिससे उसका सिर फट गया और जमीन पर एक धमाके की आवाज के साथ गिरा। जिस वक्त आर्यन ने पृथ्वी भालू को जमीन पर गिरा दिया, तेंदुआ लड़की का भाला आया और सीधे उसके गले में घुस गया। भाले के हमले में इतनी अधिक शक्तियां थी कि पृथ्वी भालू का शरीर उड़ते हुए एक पेड़ से जा टकराया और वहीं लटक गया। भाले के चारों ओर रोशनी से बने कुछ शब्द तैर रहे थे। यह डिमन मंत्र की शक्तियां थी। मंत्र भाला, यह तेंदुआ लड़की की अनूठी क्षमता थी। आइस फायर ड्रैगन से निकली आत्मा ने उसे जो मंत्रशील शक्तियां दी थी, वो उन्हें अब अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर सकती थी। उसने इन्हें अपने रोशनी भाला पर इस्तेमाल किया था, जो अतुलनीय रूप से सटीक और खतरनाक था। तभी आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। आर्यन, क्या तुम स्ट्राइकिंग मूल्य का इस्तेमाल करना चाहते हो? आर्यन आधे सेकंड के लिए हिचकिचाया और फिर कहा, नहीं। स्ट्राइकिंग मूल्य बहुत महत्वपूर्ण था। वो इसे किसी डिमन बीस्ट पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो इसे बाघेंद्र को मारने के बाद इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि उसे कुछ बढ़िया और खतरनाक चीजें मिल सकें। केवल खतरनाक डिमन की वजह से ही सबसे शक्तिशाली चीज मिल सकती थी। आर्यन, तुम्हें पृथ्वी भालू मारने पर 100,000 एक्सपी पॉइंट्स, 3000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, तुम्हें पृथ्वी भालू का डेमोनिक कोर मिला है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? आर्यन, तुम्हें एक स्प्लिटिंग पल्स तकनीक मिली है। क्या तुम इसे कल्टीवेट करना चाहते हो? आर्यन को एक झटका लगा। ऐसा लगता है कि पृथ्वी भालू एक लेवल 4 उच्च स्तर का डिमन बीस्ट था, वरना उसके मरने से एक डिमोनिक कोर कैसे मिल सकता है? डिमोनिक कोर को फ्यूज करो। लगभग 1 सेकेंड बाद सिस्टम की आवाज आई। डिमोनिक कोर सफलतापूर्वक फ्यूज हो चुका है। इससे उसकी अर्थ एलिमेंट्स की शक्तियां 10% तक बढ़ गई थी और स्प्लिटिंग पल्स तकनीक में उसने 50% तक महारत हासिल कर ली थी। स्प्लिटिंग पल्स तकनीक को कल्टीवेट करो। स्वाभाविक रूप से आर्यन इस स्प्लिटिंग पल्स तकनीक को कैसे छोड़ सकता था? इसके अलावा उसने इसे आइस फायर तकनीक के जुड़वा हमलों के साथ मिलाने के बारे में सोचा, जिसका मतलब था कि वो लगातार 3 हमले कर सकता था और हमले की शक्तियों को दोगुना कर सकता था। इसके बाद आर्यन फिर से लेवल 4 के डिमन बीस्ट के शिकार पर निकल गया। यह लेवल 4 का डिमन बीस्ट बहुत खतरनाक था। आर्यन एक फायर वानर डिमन बीस्ट के शरीर पर बैठा हुआ था और जोर जोर से हाफ रहा था। अगर उसके पास ड्रैगन स्लेयर ब्लेड नहीं होता तो उसके लिए इसे मारना बहुत मुश्किल होता। अभी भी 8 और बाकी हैं, मारना जारी रखो। कुछ देर बाद महान वीरान पर्वत श्रृंखला की गहराई में शक्तिशाली डिमन बीस्ट घबराए हुए थे। केवल 3 घंटों में आर्यन ने 10 लेवल 4 के डिमन बीस्टों को मार डाला था और मिशन को पूरा करने से केवल 1 कदम दूर था। लेकिन अभी भी लेवल 5 का डिमन बीस्ट बचा था। आर्यन ने अपना सिर उठाया और एक हील पिल निगल ली, फिर एक हीरकुंडी पिल खाई। इसके बाद उसने अपनी पिल्स की जांच की और अपने मन में सोचा, केवल 2 हीरकुंडी पिल्स बची हैं, यह काफी नहीं है। अगली बार जब मैं वापस फायर ग्लास शहर जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में जड़ी बूटियों को खरीदना होगा। पिल्स के बिना आर्यन के लिए वीरान पर्वत श्रृंखला में बचना बहुत मुश्किल होगा। तेंदुआ लड़की पसीने में भीगी हुई थी। उसने आर्यन की पीठ पर झुकते हुए कहा, आर्यन भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम आज यहाँ क्यों नहीं रुकते? उसका मंत्र भाला बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। आर्यन नहीं चाहता था कि वो अभी आराम करे, क्योंकि उसके पास केवल कुछ घंटे बचे थे। सुबह होने से पहले उसे वापस अंधेर घाटी लौटना था। वो अलका को निराश नहीं करना चाहता था। वो सिंह परिवार की सेना को निराश नहीं करना चाहता था। वो अपने चाचा और दादा को और निराश नहीं करना चाहता था। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ आराम करो, मैं एक और को मारने के बाद वापस आ जाऊंगा। तेंदुआ लड़की ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा,
आर्यन भाई मारना चाहता है तो मैं भी उनका पीछा करना चाहती हूँ। आर्यन ने तेंदुआ लड़की की नाक को खरोंचा और कहा, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बहुत थक जाओ। तेंदुआ लड़की शरारत से मुस्कुराई। क्या आपने यह कहावत नहीं सुनी कि अगर आप एक मुर्गी से शादी करते हैं तो एक मुर्गी का पालन करें, अगर आप एक कुत्ते से शादी करते हैं तो एक कुत्ते का पालन करें? नहीं नहीं आर्यन भाई, आप कोई मुर्गी और कुत्ता नहीं हैं। मैं वैसे भी आपका अनुसरण करना चाहती हूँ। मैं जीवन भर आपका अनुसरण करूंगी। इसके साथ ही तेंदुआ लड़की अंधेरे जंगल की गहराई की ओर चली गई। वो वास्तव में बहुत प्यारी लग रही थी। तेंदुआ लड़की की गर्म आकृति, उसकी शरारती मुस्कान और उसकी उभरी हुई छाती को देखते हुए